चलो आओ, अपन देख रहे थे दिसंबर 24 का दर्पण, इसमें अपन दिसंबर 24 की इसमें आर्थिक देख रहे थे। आर्थिक में अपन दूसरी न्यूज़ देख, तीसरी न्यूज़ आ गई है ना। पहली तो कौन कौन सी देख ली अपन ने? पहली मेन तो एक अपन ने देखी आरबीआई से संबंधित, जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उससे संबंधित। फिर दूसरी वाली न्यूज़ में एमपीसी का ही अपन ने चर्चा किया था, वो टेलीग्राम चैनल पे मैंने वो डाला भी था, क्वेश्चन देखा आपने एमपीसी का। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी वाली न्यूज़ जो है वो, ठीक है ना। तो पहले ब्रॉड में समझते हैं कि ये होता क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इंग्लिश में अपन बोलेंगे इसको मिनिमम सपोर्ट और प्राइस। तो देखो मिनिमम, न्यूनतम तो अपन जानते हैं कि मिनिमम का मतलब सर सबसे कम होता है, सपोर्ट का मतलब सर सहारा होता है। जैसे मान लो ये पेड़ ऐसे झुक रहा है तो अपन ने इसको यूँ सहारा दे दिया तो ये पेड़ ऐसे खड़ा हो गया, ठीक है, ये सपोर्ट होता है। और प्राइस का मतलब कीमत होती है, मूल्य, ठीक है। कॉस्ट होती है कीमत और प्राइस होता है मूल्य, इस पेन का कितना मूल्य है, इस पेन की क्या प्राइस है वो, ठीक है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य ये क्या होता है? जैसे पहले अपन ने तीनों शब्द देखे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो क्या होता है, जैसे मान लो मैं किसान हूँ, ठीक है, मैंने मेरी सब्जी, जो भी सब्जी उगानी थी, गेहूँ उगाना था वो मैंने उगाया, ठीक है, उगा के मैं उसको मंडी में लेके गया मंडी में लेके। अब मैं ये देख रहा था कि जैसे मेरी जितनी भी लागत वगैरह आई, जो भी आई, जैसे भी आई, तो मैं देख रहा था कि ये मेरे को 800 रुपये प्रति क्विंटल ये मेरे को मिल जाए, ठीक है ना। इतना मैं सोच के गया था कि इतने तो मिल जाए, लेकिन वहाँ पे चूँकि प्राइवेट जैसे अड़ाती बैठे रहते हैं, उन्होंने सब कॉस्ट लगाई और उन्होंने क्या बोला कि मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 700 रुपये क्विंटल ही आपकी उपज को आपको दूंगा। तो मैं निराश हो गया। फिर मैंने ये सोचा कि यार 800 रुपये तो बिल्कुल मतलब मैं थोड़ा सा मेरा प्रॉफिट जोड़ के ही ये 800 रुपये बता रहा था, वो भी मेरे को नहीं मिल रहे, अब ये तो 700 रुपये देने की बात कर रहे हैं। तो फ़ायदा तो छोड़ो और वो एक लेवल भी छोड़ो कि हाँ चलो ठीक है जितनी कॉस्ट है उतने में बेच दें, वो भी नहीं, यहाँ तो मेरे को घाटा ही लग रहा है। लेकिन अब चूंकि किसान तो बेचारा मंडी में आके लिया है फसल को, अब वापस वो खेत में ले जाने से तो रहा, उस फसल को किराया और लगेगा लाने ले जाने का, तो अब किसान फिर परेशान हो जाता है। अब चलो किसान ये सोचता है कि चलो यार ठीक है साला इस बार तो घाटे में ही बेचो, लेकिन अगली बार अपन ये जो गेहूं की फसल है ना मैं इसको नहीं उगाऊंगा, क्योंकि प्राइस तो मिले ही नहीं, घाटे में और गए। तो ये क्या हुआ, इससे किसान तो बिल्कुल मतलब असमंजस की स्थिति में आ गया, ना तो उसकी इनकम का ठिकाना, ना उसकी जो फसल करता था, ना उसको उसका ठिकाना कि अगली बार मैं करूँ या नहीं करूँ। तो कहने का मतलब किसान को क्या हो गई, हर प्रकार से क्या हो गई, असुरक्षा हो गई, इनसिक्योरिटी हो गई उसको अपनी उपज को लेके। अब वो 3 बार सोचेगा अगली बार रबी की फसल में गेहूं की फसल लगा दे, सीधी सी बात है। तो इस जगह से हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी भाई। 70% जनसंख्या गाँव में रहती है और ये 70% का भी 70% एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, तो पूरा तो अपना ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, तो इसमें तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो अब इसी के अंदर फिर बीच में आती है जैसे सरकार का जो इनविजिबल हैंड होता है, सरकार अदृश्य हाथों से जो मदद करती है, वो अब देखो बीच में कैसे आता है कि सरकार ने देखा यार चलो ठीक है ये सब कि 800 रुपये, चलो 800 रुपये तो तुम्हारी लागत ही लागत आती है, तो सीधी सी बात है 800 रुपये से ज़्यादा कुछ सरकार की तरफ से आश्वासन, सरकार क्या देगी, आश्वासन दिया सरकार ने कि तुम्हें जो फसल लेके आओगे ना गेहूं का, मैं उसको 850 रुपये आपको एमएसपी इसका घोषित करती है सरकार। मतलब अगर 850 रुपये से कम को तुम्हें कोई भी देने के लिए मजबूर करेगा कि तुम अपनी फसल 850 से कम रुपये में बेचो, तो तुम मत बेचना। क्यों? क्योंकि 850 रुपये में तो सरकार ने वचन दिया है खरीदने का। ये एमएसपी क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है, डिक्लेरेशन होता है कि ये मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है गवर्नमेंट की तरफ से, कि इससे नीचे अगर कोई तुम्हें दे तो मत बेचो, तुम आके मेरे को बेचो, गवर्नमेंट को बेचो। तो गवर्नमेंट कौन खरीदेगा? ये गवर्नमेंट की तरफ से एफसीआई है, अपने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, वो इनको फिर खरीदता है। तो अब देखो, अब वही किसान देखो, पहले जो असमंजस में था ना, जब तक अपन ने एमएसपी चर्चा नहीं करी थी, अब देखो 800 को सोच के आया था, उसको 700 दे रहा था, वो अड़ाती आ कि नहीं मैं तेरे पास नहीं हूँ। फिर वो गवर्नमेंट जहाँ एफसीआई की भी वहाँ पे मंडी के अंदर चौकियाँ होती हैं, स्टॉल्स होते हैं, वो एफसीआई में जाएगा और 850 रुपये में बेच के आएगा। तो देख लो कहाँ 800 रुपये की सोच रहा था किसान, यहाँ तो 100 रुपये का नुकसान हो रहा था, या 50 रुपये उसको और ज़्यादा ही मिल रहे हैं। तो ये है गवर्नमेंट के अदृश्य हाथ, जिनके द्वारा एक सामाजिक सरोकार, सोशलिज्म जैसे जो है वो गवर्नमेंट अपना पूरा करती है। भाई ये तो कैपिटलिज्म था, ये तो पूंजीवाद था, ये तो पूंजीपति था, वो अड़ातिया वो बनिया था जो अपना देख रहा था फायदा कि हाँ ठीक है मैं तो कम से कम दूँ किसान को। ये सरकार है एफसीआई। भाई सरकार क्या है? एफसीआई जो सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है। आज अपन बोलते हैं कि सरकार अपने आप में, आज जैसे सीएम है पीएम है, वो निकल के थोड़ी काम करेंगे। जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज अपन देखते हैं, इंस्टीट्यूशन अपन देखते हैं, वो सब एक तरह से सरकार ही है, ठीक है। तो ये ऐसे ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस काम करता है। तो अब जैसे इसके अपन डेफिनेशन देखें क्या होते हैं कि ये वो प्राइस होता है जिस पर गवर्नमेंट ब्रैकेट में लिखो एफसीआई फसल उपजों को खरीदने का वचन देती है।
ठीक है ना। ये वो मूल्य होता है जिस पर सरकार ब्रैकेट में एफसीआई किसानों से उनकी उपज खरीदने का वचन देती है। ठीक है ना, ये वचन है एक तरह से सरकार की तरफ से। ठीक है, वचन। जैसे अपन 500 का नोट देखो, उसके ऊपर लिखा है मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, फिर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है, ये वो मूल्य है जिस पर सरकार किसानों की उपज को खरीदने का वचन देती है। तो इससे होती क्या, अब देखो ये जो पहले असुरक्षा थी ये किस में बदल गई, अब सुरक्षा में बदल गई। ये है बस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बात इतनी सी है, एग्रीकल्चर ढांचा किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं हो, असुरक्षा को सुरक्षा में बदला जाता है बस। तो आप सीधा से लिख दो एमएसपी बराबर है सुरक्षा टू सुरक्षा। किसानों को हर तरह की सुरक्षा मिल गई। अब वो आराम से डिसीजन ले सकता है कि अगले साल में क्या उगाऊंगा क्या नहीं उगाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि रबी की फसल के लिए, रबी 2025 से अभी जैसे अपन आज जो अपन पढ़ रहे हैं तो नवंबर 24 के अंदर अपन पढ़ रहे हैं इसको। तो अब सीधी सी बात है कि नवंबर से बुआई चालू हो जाती है रबी सीजन की। तो जो रबी अपन जैसे फसल उग रही अब जो उगा रहे हैं वो 25-26 के अंदर जाके वो तैयार होंगी। 2025 मतलब 25-26 वित्तीय वर्ष है तो, लेकिन 2025 के अंदर वो पहले तो फील्ड्स में तैयार हो जाएगी और फिर मार्च के अंदर वो मार्च 25 के अंदर खेतों मंडियों में बिकने आ जाएगी खेतों से निकल के। अब इसमें कौन कौन सी देखो रबी है। रबी का मतलब वो जो नवंबर में जिनका बीजारोपण होता है और फरवरी मार्च में जिनको हार्वेस्ट, जिनकी उपज अपन लेते हैं, जिनको काटते हैं। ठीक है, तो इनमें जैसे क्या है गेहूँ, जौ, चना, सरसों और दाल के अंदर मसूर। ज़्यादातर दालें खरीफ के अंदर होती हैं, लेकिन जैसे ये चना आपने देखा, चने की भी दाल बेसन ये रबी का होता है, मसूर की दाल है वो होती है। फिर बाकी जैसे अपन मूंग मोड़ देखते हैं वो खरीफ होता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें कितना करना है, अपने उपज की लागत का न्यूनतम 1.5 गुना है ना। 1.5 गुना कैसे, जैसे 1.5 गुना कैसे निकालेंगे अपन। जैसे मान लो 1.5 गुना क्या होता है, आधा उसका जोड़ दो। जैसे मान लो मैंने 1 है तो 1 का अपन 1.5 गुना निकालेंगे तो ये, तो देखो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आया और 1 का उसमें आधा जोड़ देंगे तो 1.5 आ गया। तो अब जैसे 10 का 1.5 गुना निकालना है अपन, तो 10 1 हो जाएगा और उसका आधा सीधा से ऐसे गुणा कर दो ना, तो ये देखो 15 हो गया। हुआ कैसे कि ये 10 तो जो है ना, इस 10 को तो अपन ने 10 सीधा ऐसे लिखा, फिर ये 0.5 है मतलब इसका आधा, ये आधा। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो पूरा 1 है ना, ये तो वो ओरिजिनल वो कॉस्ट ही थी जो जितना वो सोच के चल रहा था, उसका आधा उसको और दे दिया अपन ने। तो देखो कितना फायदेमंद ये चीज़ है। 1.5 गुना मतलब ऐसे ही नहीं होता कोई 1.5 गुना अपन ने बोल दिया। 1.5 का मतलब 1 तो पूरा है और उसका आधा और उसको ज़्यादा उसको दे रहे हैं अपन। तो अब देखो आगे देखो मैं बताता हूँ कि उपजों की लागत का न्यूनतम 1.5 गुना प्राइस उसको देना है। ये 2018-19 की जो बजट घोषणा थी उसके अंदर सरकार ने किया था। यही सिफारिश किसने करी थी, स्वामीनाथन आयोग ने करी थी। 2004 के अंदर ये आयोग बना था और इसको राष्ट्रीय कृषि आयोग अपन बोलते हैं। ये पूछा जाता है राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष MS स्वामीनाथन कब हुआ, 2004 में। और ये MS स्वामीनाथन वही है जिसको अपन भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का जनक बोलते हैं और जिनको 2024 के अंदर अपन पढ़ेंगे भारत रत्न दिया गया। ठीक है, इसमें लिख लो भारत रत्न। टोटल इस बार 5 जनों को मिला है, कर्पूरी ठाकुर, अपने लाल कृष्ण आडवाणी, फिर MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और अपने PV नरसिम्हा राव। टोटल 5 जनों को मिला है। वो आएंगे वो अपन पढ़ेंगे, भारत रत्न दिया गया है इनको। ठीक है, तो 1.5 गुना मतलब लागत का 1.5 गुना उनको मिलना चाहिए। समझ गए। अब आओ, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं गेहूं में देखो इसमें इस बार क्या किया गया है कि 2.05 डबल लागत वाली 1 रुपये तो आपको 2 रुपये देगी और 2.05। और यहाँ तो 1.5 गुने की बात थी कि दिया जाना चाहिए, ये तो आदर्श स्थिति थी। स्वामीनाथन आयोग ने जो बोला था उसके अनुसार बजट में घोषणा करी। लेकिन इस बार गेहूं का कितना किया, 2.05। देखो 2 गुना क्या हो जाता है, डबल से भी थोड़ा ज़्यादा है। 2.50 नहीं है, वो तो 2.5 गुना हो जाता है, ये 2.05 है। ठीक है, कहने का मतलब 105% की वृद्धि इसके अंदर करी। 100% तो बिल्कुल डबल हो जाता है और यहाँ पे उससे 0.05 हो रहा है। सर्वाधिक प्रतिफल अभी तक जितना भी है वो, और रबी फसलों के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रतिफल दिया जा रहा है वो इस बार गेहूं में ही है। अब देखो ये चीज़ कैसे है 2.05, ये देखो यहाँ पे MSP घोषित किया है 24-25, 2425 मत पढ़ो इसको, 24-25 पढ़ो, 24 और फिर अगला अंक 25, 24-25। लागत कितनी आ रही है, 1182। ये गवर्नमेंट ने कैलकुलेट कर रखी है पूरी सारी लागतें जोड़ के। जितनी भी लागत अपन देखते हैं ना खेत में, चाहे वो बिजली का बिल है, चाहे लेबर है, चाहे इनपुट कॉस्ट जो होती है, इनपुट कॉस्ट अपन देखते हैं कि जैसे खाद बीज जो लेके आया, सुरक्षा करी, फिर उपज के दौरान जो भी उसको
सुरक्षा करी उसने 3-4 महीने उस फसल की, फिर मंडी में जब बेचने लाया तो हर तरह की लागत इसमें, इनपुट आउटपुट मार्केटिंग सारी इसमें शामिल है। तो 1182। फिर लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 1243, मतलब इसमें से इसको घटाया अपन ने, तो लाभ का प्रतिशत अब अपन निकालेंगे तो लाभ हुआ 1243, कॉस्ट कितनी थी, इस पे हुआ लाभ 1182 पे, गुणा 100 किया तो अपन ने 105% निकल के आया। प्रतिशत वाली वीडियो में बताया था प्रतिशत निकालना, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट, है ना, कि कॉस्ट ही आगे बढ़ी है प्रॉफिट के रूप में, और गुना अपन निकालें तो गुना कैसे निकालेंगे कि ओरिजिनल जो एमएसपी है ये, और जो चीज़ बढ़ी है आगे जाके ये बढ़ी है, तो मतलब जैसे मान लो एक, जैसे अपन देखते हैं 2 गुना हो गया, या अपन जैसे देखते हैं 3 9 गुना हो गया, तो 3 9 गुना हो गया, तो कितना हो गया ये 3 कितना हो गया बढ़ के 3 गुना हुआ है ऐसे। तो ये 1182 अपन नीचे रखते हैं डिनोमिनेटर में और ऊपर 2425, और फिर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये 2.05 गुना ये निकल के आती है जो यहाँ चीज़ लिखी हुई। तो अब आप इसको मोटा मोटा आप इसको समझो, एक चीज़ ये तो था कैसे निकला हुआ वो मैंने बताया, मोटा मोटा आप समझो कि 1182 कॉस्ट आ रही थी, किसान आज मैंने गेहूँ उगाए तो उसकी क्या कॉस्ट आ रही थी, ये कॉस्ट आ रही थी प्रति क्विंटल 1182। अब सरकार 1000 के मोटा मोटा देखो आप तो 1000 के करीबन 2500 दे दिए, है ना, तो मतलब डबल तो हो ही रहा है, लेकिन वो 2.5 गुना नहीं हो रहा, जैसे ये 182 और ये 2.5 से कम है ऐसे, 1 का 2 रहा, तो मोटा मोटा तो ये समझो डबल तो हो ही रहा है ना, ये डबल तो यहाँ हो ही रहा है। तो ये चीज़ है ना, इसको अपन को समझनी है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये चाहे फैक्ट याद नहीं हो, लेकिन एक तो ये पता होना चाहिए गेहूं को उसकी कॉस्ट का डबल आज किसान को मिल रहा है, तो किसान को सुरक्षा है, उसको आय की सुरक्षा है। अपन ने देखा था किसानों की आय दुगना करेंगे तो दुगना करने का ही ये तरीका था, ठीक है। अभी अपन ने खाद्य सुरक्षा मिशन देखा था, तो खाद्य सुरक्षा मिशन वो नहीं है कि हर मुंह को खाना मिले, खाद्य सुरक्षा मिशन ये है, जब अपन राजस्थान के संदर्भ में देखा था वो 245 मैट्रिक टन LMT हो रहा है, लाख मिलियन टन, तो वो होना चाहिए उतना, वो कम नहीं होना चाहिए। तो मान लो किसान ही खेती करना छोड़ देगा, मैं किसान हूँ मेरे को नहीं मिला है सुरक्षा थी, मैं इस साल तो जैसे जैसे उसको अभी बताया था मैंने एग्जाम्पल बेच आया, अगले साल मैं खेती करूंगा ही नहीं, मैं तो आगे जयपुर में आके बेलदारी करने लग जाऊँगा, कुछ भी काम करने लगूँगा, ठेला लगाऊंगा सब्जी का, लेकिन खेती नहीं करूँगा, ऐसे है। तो ये देख लिया अपने सारा, ये चीज़ है। तो बोलते ना कृषि मानसून का जो है वो रिस्क कवर, ठीक है ना, उसके लिए अपने प्रधानमंत्री फसल बीमा लेके आए। जैसे अपन देते हैं होलोकास्ट टिड्डी दल का हमला हो गया तो अपने देखी थी वो टिड्डी दल, उनसे मैं बचाऊंगा आपको, मंडी में आपको जाके पैसे नहीं मिल रहा है सही आपकी उपज का, तो मैं बचाऊंगा भाई, टिड्डियों से तो मैंने बचा लिया, लेकिन मंडी में वो अड़ाती है उनसे मेरे कौन बचाएगा, उनसे मैं हमें बचाएगी। तो ये सब वो किसान की सुरक्षा की तरफ ये मैकेनिज्म है, ये पूरा समझ गए, ये अपनी चीज़ें हैं। तो इसके अंदर अपन ने मोटा मोटा देखा कि किसकी सिफारिश पे किया गया, कितना किया गया, 1.5 की सिफारिश थी, 1.5 गुना करेंगे, लेकिन गेहूं का तो सर्वाधिक किया 2.05। देखो अब ये तो एक चीज़ है जिस तरह इस दर्पण के अंदर लिखा हुआ है। अब इसे थोड़ी एक अलग चीज़ें कुछ है कि ये कौन करता जारी मतलब कौन तो इसकी गणना करता है इस लागत की, फिर कौन इसकी घोषणा करेगा MSP इतनी होगी, समझ रहे हो, और वो कितनी क्रॉप्स पे है क्या है वो सारा अपन को पता होना चाहिए, है ना। तो वो इस दर्पण में नहीं था, वो पहले आया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये अपने अगस्त 2023 में अपने जब देखा था तब ये चीज़ें हुई थी। इसमें देखो ये केंद्र बड़ा गहिरमठ है, वो ओलिव राइडेड टर्टल अपन ने जो देखा, अमा नदी और अपने ब्रह्माणी नदी, ठीक है ना। ये अभी ये न्यूज़ में था अभी कि मतलब इसरो यहाँ पे जो मतलब DRDO जो अग्नि मिसाइल कर रहा था मार्च के अंदर लॉन्च, तो उसके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने मना किया क्योंकि अभी इसका ब्रीडिंग टाइम था, फिर DRDO माना भी, ये देखो ये अंडों से निकलते हैं। चलो तो इसमें देखो अपन ने देखा था इसका आर्थिक अंतरराष्ट्रीय ये है ना, ये देखो आप MSP वाला है ना। तो अभी यहाँ वो खरीफ वरीफ उसको मत जाओ, जैसे भी अपन रवि बड़ा खरीफ है तो सबका ही होता है। अब यहाँ पे अपन टोटलिटी में चीज़ें देखेंगे, देखो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इसकी घोषणा कौन करता है, इसकी घोषणा करता है CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है ना। ये घोषणा करता है, घोषणा मतलब जैसे मैं बताया कि हाँ भाई गेहूं का कितना बताया था, अभी अपन ने जस्ट पढ़ा कितना था 24-25, है ना। इसलिए बताया जो मैं क्लू बताऊँ याद करने को वो याद रखा करो,
कि ये होएगा। तो ये घोषणा किसने करी? ये CCEA ने करी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी मतलब मंत्रिमंडल है, 3 तरह के मंत्री होते हैं अपने, कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, और मतलब कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और एक नॉर्मल राज्य मंत्री। तो एक कैबिनेट कमेटी वो उस कैबिनेट मिनिस्टर को सिफारिश देती है और फिर ये करता है, ठीक है। फिर ये तो ये होगा। फिर अपन देखते हैं सिफारिश। सिफारिश का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सिफारिश को आप यूँ और लिख लो, गणना। इसकी गणना कौन करता है? अब गणना सीधी सी बात है, अभी अपने बताया था गेहूँ की, अभी मैंने बताई थी 1182, और उसमें हर तरह की कॉस्ट शामिल होती है, मैंने भी आपको बताया। तो वो तो बहुत ही टेक्निकल मामला है, आपको मार्केट में निकलना पड़ेगा। अच्छा, फर्टिलाइजर की किसी का कीमत है, वो स्टैटिक्स जाननी पड़ेगी, है टिड्डियों का जैसे आया कि नहीं आया हमला, वो सारा देखना पड़ेगा। तो टेक्निकल हो गया कि नहीं हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है। तो उसके अंदर क्या चाहिए? वो उसमें एक्सपर्ट चाहिए अपन को। तो ये कौन है? ये CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग। कॉस्ट निकालेंगे, लागत कितनी आ रही है, और उसके अनुसार उसका मूल्य निकालेंगे कि बाजार में किस मूल्य पर जाकर ये बिकनी चाहिए। CACP है ना। ये अब जैसा क्वेश्चन आता है वैसा इसका आंसर होता है। ये CACP वाला ज़्यादा पूछा जाता है कि इसकी सिफारिश कौन करता है या गणना कौन करता है इसकी, है ना। सिफारिश मतलब सरकार को, कैबिनेट कमेटी को सिफारिश करी किसी ने, है ना। फिर तो कैबिनेट कमेटी तो कुछ नहीं, कैबिनेट कमेटी को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और वहाँ पे बस जेब लानी है और कुछ नहीं करना। दिमाग किसको लगाना है? दिमाग पूरा CACP को लगाना है कि तो कैसे क्या होएगी। पूरा स्टैटिक्स एक जो मॉडल्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, उसमें सबको उसको डालना और एक वो निकाल के लेके आना। MSP और FRP अपन पढ़ेंगे, गन्ने की फेयर रेम्युनरेटिव प्राइस निकालना, ऐसे। तो गणना किसने करी? CACP ने करी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग। ये CP क्या है? कैनॉट प्लेस नहीं है, ये क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में क्या तो कॉस्ट आ रही है और उस उत्पाद का उस कॉस्ट के अनुसार क्या मूल्य रखा जाएगा, ठीक है। फिर इसने ये किसको बताई? ये CCEA को बताई। क्या? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो आर्थिक मामला बोलते हैं इसको, अपन दर्पण पढ़ोगे तो लिखा रहेगा आर्थिक मामलात संबंधी मंत्रिमंडल की समिति। तो ये आगे ना, आर्थिक मामलात संबंधी मंत्रिमंडल की समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, खत्म। तो ये वर्ड लिखे रहते हैं इंग्लिश के अंदर, ये ऐसे कैसे हिंदी में लिखे रहेंगे? CCEA ने करी घोषणा, तो कैबिनेट कमेटी किसकी सिफारिश पर? CACP की सिफारिश पर, ठीक है। तो देखो याद कैसे रहेगा, इधर देखो इसमें भी 2 C हैं, इसमें भी 2 C हैं। अब लेकिन इसके अंदर दोनों C चिपके हुए हैं, इधर दोनों C थोड़े दूर दूर हैं। तो CACP कैबिनेट कमेटी नहीं है वो, कैबिनेट कमेटी तो एक साथ आ जाएगी, कैबिनेट कमेटी उसी CACP का कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग, ए से एग्रीकल्चर है ऐसे, और यहाँ पे क्या है? ये अफेयर्स है, ठीक है। ये चीज़ है सिफारिश। फिर अपन ने देख लिया सिफारिश, और फिर देखो गणना। ये CACP जो गणना पूरी करता है, उस गणना में मदद किसके लिए देती है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर कॉर्पोरेशन। कहने का मतलब खासतौर पर जो कृषि विभाग है उसकी मदद ली जाती है ना। लेकिन ये दोनों चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए बस। CACP मतलब CCEA और CACP। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताता है कौन? CCEA, और CCEA को किसने बताया? CACP ने। अब तो चीज़ें वही है, जैसे गुना 1.5 टाइम, वो तो अपने सारा देखा ही। फिर क्या है? ये आत्मनिर्भर, आत्म सुरक्षा, ये जो अपन देखा ही। अब चूंकि ये खरीफ की थी इसलिए यहाँ आ रहा है दलहन तिलहन। खरीद संस्था कौन होती है? FCI खरीदती है, ठीक है ना, सरकार की तरफ से। कोई PM को थोड़ी खरीदने जाएंगे, बताओ कौन खरीदता है? FCI, ये भारत सरकार की एजेंसी है। अब देखो यहाँ से चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चालू हो जाती है और जिसपे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये क्या सबसे पहले लिखा हुआ है? कुल फसल, कितनी फसलों का MSP घोषित होता है? टोटल 22 फसलें होती हैं। बात MSP की चल रही है अभी, है ना। कुल फसलें जिनका MSP घोषित होता है वो कितनी है? वो 22 हैं। टाटा, ओके टाटा, बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे, 2 टाटा, ठीक है। +1 यहाँ लिखा हुआ है गन्ना। गन्ने की MSP नहीं होती है, गन्ने की क्या होती है? गन्ने की FRP होती है। FRP अपन क्या बोलते हैं? फेयर रेम्युनरेटिव प्राइस। अब नीचे लिखा हुआ है सारा, F से है फेयर, है ना। रेम्युनरेटिव, रेम्युनरेशन होता है मेरे को मेरी मेहनत के बदले में क्या मिलेगा? फेयर रेम्युनरेटिव, और वो P से प्राइस, मूल्य, ठीक है ना। फेयर रेम्युनरेटिव प्राइस FRP। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि निम्न में से किस उपज का FRP घोषित होता है, MRP नहीं होता? तो उसका आंसर क्या है? गन्ना है। गन्ने का MSP घोषित होता है? नहीं, FRP। MSP कितने फसलों का? 22 फसलों का, ठीक है ना। और सरकार की तरफ से मूल्य कितने घोषित कर दिए? उसने मूल्य पूछा सिर्फ, तो मूल्य में तो MSP और FRP दोनों आ गए, तो 23 होता है। लेकिन MSP कितने का होता है? 22 का होता है। FRP कितना का होता है? केवल 1 का होता है, और वो 1 कौन सा है? वो गन्ना। समझ गए?
अब जब ये 22 है तो इनका विभाजन कैसे है, तो देखो 6 तो होती है रबी की क्रॉप्स। रबी वही जैसे भी अपन ने गेहूँ पढ़ा था, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, और दाल में पढ़ी थी अपन ने कौन सी दाल पढ़ी थी अभी, मसूर। ठीक, अभी और दालों से और विभाजन आ जाएगा, मैं बता दूंगा। 14 होती हैं खरीफ क्रॉप्स, तो ज़्यादा कौन सी है, रबी एक खरीफ, ठीक है ना, यूं। फिर 2 हो गई वाणिज्यिक कॉमर्शियल, अब अपन देखेंगे कॉटन जूट, और 1 हो गई गन्ना अपने। तो यहाँ तक देखो कितनी हो गई, 6 और 14, 14 और 6 20, और 2 22, तो 22 फसलों का हो गया ना। तो ये तो है मौसम के हिसाब से रबी खरीफ, और एक गन्ना जैसे अपन ने देखा था रेमोनेटिव और रोमेटिव निकल के आ गया। तो ये तो अपन ने देखा सीजन के हिसाब से किसका कितना है। अब अपन देखते हैं फसलों के हिसाब से। 7 तो है खाद्यान्न फसलें, अभी अपन देखेंगे आगे। 7 है तिलहन दालें, जैसे अपन जो देखेंगे, सॉरी अपने ऑयल सीड्स। 5 है दालें पल्सेस जो अपन देखेंगे। 4 है वाणिज्यिक क्रॉप्स, क्या अपन कॉमर्शियल क्रॉप्स जिनको बोलते हैं, और 1 है गन्ना है FRP, ऐसे है ना। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना, ये अगर ये 22 पूछते हैं तो एक तो देखो ये नंबर पूछा जाता है, ये 22, एक तो ये ध्यान होना चाहिए, और एक ये रबी की ज़्यादा होती है, खरीफ की ज़्यादा होती है। तो मुझे बताओ रबी और खरीफ के अंदर अक्षर किस में ज़्यादा है, रबी और खरीफ, ऐसे, ठीक है। तो यूँ याद रह जाएगा, और गन्ना FRP तो उनको पता है यूँ। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसको, ये लिस्टिंग ये लो, ये देखो, ये ऐसे देखो इसको, है ना, यूँ पढ़ के सुना देता हूँ, समझ में आ जाएगी। देखो ये तो 22 पहले यूँ लिखी हुई है, जो अपन ने यूँ सारे देखे, वही था ना कि 22 के MSP होते हैं, उसमें खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, है ना, और कॉटन जूट सारे आ गए, कॉटन ये रहा और जूट ये रहा, है ना। तो सारे इसके अंदर लिखे रहते हैं। 22 में आपको पढ़ के सुना देता, देखो अरहर, बाजरा, बार्ले, कॉटन, कोपरा, ग्राउंडनट इन शेल, मतलब मूंगफली इन शेल जो अंदर कवच के अंदर होती है, उसको तोड़ के खाते हैं अपन। ग्राम, ज्वार, ग्राम मतलब चना, ज्वार, जूट, नाइजर सीड, ऑयल सीड होता है, मेज, मूंग, मसूर, पैडी, ये अपने जो चावल का जो अपने बोलते हैं वो रागी, रैपसीड एंड मस्टर्ड सीड, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेफ्लावर ऑयल सीड में ये था, सीसम, उड़द और वीट। आगे भाई नाम याद रखने कोई जरूरी नहीं है, तो आगे भी चलते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि एक लिस्ट होनी चाहिए। फिर अपन ने पढ़े थे कि रबी की 6 होती हैं और खरीफ की 14 होती हैं, एक पढ़ा, पहले एक तो विभाजन ही हो गया, टोटल 22 एक जगह। फिर अब ये दूसरा विभाजन देख रहे हैं अपनी, ऐसे रबी की 6 बताई थी ना, हमने बताया था 6 रबी की 14 खरीफ की। 6 रबी की कौन कौन सी होगी, देखो वीट, बार्ले, ग्राम, ठीक है। फिर अभी अपने रेपसीड एंड मस्टर्ड, अभी जो उधर अभी जब देखा था, देखो वीट देखा था, जौ देखा था, चना देखा था, सरसों देखा था, ठीक है। और फिर ये मसूर मैंने बताया था, दाल, एक दाल में सिर्फ एक ही होती है जो अपने रबी के अंदर होती है, मसूर, ठीक है। फिर ये सेफ फ्लावर, ये जैसे अपन जैसे बोलते हैं सनफ्लावर का एक मॉडिफाइड रूप है जो अपन यहाँ पे देखते हैं, तिलहन के अंदर ही आता है ये, ठीक है। तो इनके MSP अपन ने जैसे देखे हैं अभी तक जो घोषित हुए 5 जो उधर देखे, लेकिन टोटल रबी की कितनी क्रॉप्स होती हैं, 6 क्रॉप्स होती हैं। खरीफ की 14 होगी, ज्वार, बाजरा, पैडी अपने, ठीक है। फिर पैड मतलब क्या, चावल होता है ना, चावल को लगाते पैडी के रूप में, फिर वो चावल आगे विकसित होता है, ये राइस ही है एक तरह से, खरीफ क्रॉप है राइस के। अभी आप कभी खेत देखना, तो कभी खेत होगी तो वो ऐसे औरतें झुक के अंदर उसमें वो धान का रोपण करती रहती हैं, या घुटने तक के पानी में, है ना। मतलब 80%, 75 से 80% जो पौधा है वो पानी के अंदर रहना जरूरी है ना। वो धान रोपते हैं और फिर उससे चावल की खेती होती है, ठीक है ना। और ये जैसे चावल की खेती है, ये जिसका ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि क्या ये मिथेन इससे निकलती है चावल की खेती से। तो अपने उत्तर भारत के मैदानों में तो यूपी बिहार में, खासतौर पर बिहार में तो होता ही चावल है। तो उसमें क्या होता है, जब वो पानी ज़्यादा भरा जाता है और फिर वो पौधा जब उसके अंदर रहता है तो धीरे धीरे खराब होने लग जाता है, मतलब ऊपर सूखता है जैसे धीरे धीरे, तो फसल भी बनती है लेकिन नीचे जिसमें मिथेन रिलीज होती है, तो मिथेन ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा वो कारण है। खैर आ जाओ, फिर मेज है, मक्का, कॉटन, ठीक है। फिर ग्राउंडनट इन शेल, मूंगफली, नाइजर सीड, रागी, सोयाबीन, सनफ्लावर, मतलब ये सनफ्लावर की एक वेराइटी जो रबी में है वो है अपने यहाँ रबी में, और ये सनफ्लावर या खरीफ में है। सीसम, अरहर, मूंग और उड़द, सारी दालें खरीफ की होती हैं। वैसे एक मसूर जो है वो रबी की है। मसूर की दाल जो है वो मसूर इसीलिए है क्योंकि वो अलग है, क्योंकि वो रबी में होती है, सर्दी में, तो मसूर याद रह जाएगी ऐसे। फिर बाकी तो कॉमन है, अरहर, मूंग, उड़द खरीफ में होती है, समझ गए। तो ये हो गया अपने एक विभाजन अपने देखा रबी और खरीफ क्रॉप से। फिर अपने 2 कॉमर्शियल क्रॉप देख लिए, कोपरा और ये जूट। खोपरा वही है जो नारियल से अंदर से निकलता है, अभी अपन देखेंगे
एक तो ऑयल के काम में आता है जो तमिलनाडु वगैरह में होता है, और एक अपन जैसे देखते हैं कि जैसे एक तो ऑयल के काम में आया, कोकोनट ऑयल है एक तो जो उसमें है, और एक वो जो नॉर्मल जैसे जिसको अपन पूजा वगैरह में जैसे काम में लेते हैं जो ब्राउन होता है कोकोनट, अभी आएगा वो दर्पण में ही हो, ठीक है ना। ये कॉमर्शियल क्रॉप्स 2 हो गई। अब अपन जैसे तीसरा विभाजन मैंने बताया था कि क्या, जैसे फूड ग्रेन्स ये 7 हो गए। कौन से? ज्वार, मतलब बाजरा, बार्ले, ज्वार, मेज, पैडी, रागी और वीट। ऑयल सीड 7 हो गए, रेपसीड एंड मस्टर्ड। रेपसीड वो जो अपन जैसे देखते हैं, मतलब सरसों तो सरसों हो ही गई, जो रेपसीड जिसको अपन बोलते हैं राई, ये वो है राई, उसी से निकलती है सरसों से, ठीक है। तेल निकाल लेते हैं तो सरसों का तेल, और बाकी वो राई वैसे रहती है, काला दाना। नाइजर सीड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सैफ्लावर, सीसम। पल्सेज हो गई 5, दालें कितनी? 5। अरहर, ग्राम, मसूर, ये मसूर हो गई अपने, ठीक है ना। तो मसूर की दालें, चना, चने की दाल तो एक्चुअली चने को टुकड़ा कर देते हैं तो चने की दाल बन गई, और फिर उसको पीस लिया तो वो बेसन बन गया, ऐसे है ना। तो अरहर, ग्राम, मसूर, मूंग और उड़द। तो इसमें ग्राम चने की और मसूर की जो है वो तो होती है रबी, और अरहर, मूंग और उड़द यहाँ लिखा हुआ था देखो, अरहर, मूंग और उड़द ये होती है अपने खरीफ की। कैसे टोटल कर लो, टोटल निकल के कितना आएगा, चाहे सीजन के हिसाब से कर लो, चाहे उसका वर्गीकरण खाद्यान्न तिलहन दलहन से कर लो, निकल के वही आएगा। कॉमर्शियल क्रॉप्स 4 हो गई, कॉटन होगी, कोपरा हो गई, कोकोनट हो गया, जूट हो गया, शुगर केन हो गया। लेकिन शुगर केन का क्या होता है? एमएसपी नहीं, तो क्या होता है? एफआरपी। समझ गए? फिर ये गन्ने में देखो ये लिखा हुआ है, ये गन्ने में लिखा हुआ, फिर रेम्यूनरेटिव प्राइस घोषणा कौन करता है? सिस्टम वही है सारा, घोषणा कौन करेगा? सीसीए, कैबिनेट कमेटी ऑफ अफेयर्स। सिफारिश कौन करता है? सीएससीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग। गणना कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये थोड़ा सा यहाँ अलग होता है इसमें डिपार्टमेंट, क्यों? क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर में देखा था अपन ने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग, और यहाँ पे क्या डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएस, तो कौन करता है? फूड एंड सप्लाई विभाग जो होता है वो गन्ने के मामले में। ये दोनों सेम है एमएसपी और एफआरपी में, गणना वाला जो है वो डिफरेंस है। समझ गए? ऐसे ये चीज़ थी। बाकी तो इसका आगे मॉनेटरी पॉलिसी वो अपन ने अभी इस पिछले वाली वीडियो में देखी थी, उसमें देखो इतना नहीं कर रखा था ज़्यादा, देखो सीधा एमएस मॉनेटरी पॉलिसी वर्टिकल डेंसिटी आ गया ना, तो वो अपन ने अब पढ़ा ऐसे, है ना। तो आगे पीछे सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन समझने वाली बात ये कि आगे पीछे चलती तो रहती है, लेकिन चलती रहती हैं, ऐसा नहीं होता है कहीं कुछ छूट रहा है, बस कोई यहाँ है कोई वहाँ है, लेकिन है सब कुछ, ठीक है। तो आ जाओ, अपन वो दिसंबर देख रहे थे उसको देख लेते हैं, है ना। तो ये दिसंबर 24 का अपन देख रहे थे एमएसपी, इसके अंदर सारी ये चीज़ अपन वहीं पे वापस आ गए। तो अपन गेहूँ आ गया, अब गेहूँ याद करो 22 के अंदर लिखा था, उधर 6 के अंदर अपने रबी में लिखा हुआ था, उधर 7 खाद्यान्नों के अंदर लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये अपना हो गया एमएसपी का। फिर अगली चौथी न्यूज़ है गैर बासमती सफ़ेद चावल, ठीक है ना। इसको अपन देखते हैं नेक्स्ट, गैर बासमती सफ़ेद चावल की जैसे क्या कहानी है उसको। हाँ, अब नेक्स्ट अपन न्यूज़ देखते हैं गैर बासमती सफ़ेद चावल, है ना, गैर बासमती, ठीक है। तो देखो ये एक होता है बासमती, एक होता है गैर बासमती। तो बासमती से सिर्फ इतना, बांस से मतलब है उसकी जो एक फ्रेग्रेंस आती है, ठीक है ना, जो खुशबू आती है, तो जिस चावल में अच्छी खुशबू आती है उसको अपन बोलते हैं बासमती, अच्छी बिल्कुल फ्रेग्रेंट, बहुत लंबा चौड़ा, मतलब हाइट में इसकी विड्थ भी देखते हैं काफ़ी होती है, दाना बहुत लंबा होता है, वो तो बासमती। यहाँ बात कर रहे हैं अपन गैर बासमती सफ़ेद चावल। इसमें क्या है न्यूज़ में कि इसके निर्यात की अनुमति मिली। निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट की अनुमति मिल गई। एक्सपोर्ट का मतलब है कि अब ये देश से बाहर जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, पहले ये इसकी एक्सपोर्ट की अनुमति नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। जुलाई 2023 से इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। कारण क्या था प्रतिबंधित? सीधा सा आप कॉमन सेंस लगाओ, देश से बाहर किसी चीज़ को क्यों नहीं जाने देंगे कि जिससे वो देश में ही काम आए, ठीक है ना। तो उस समय जैसे अपन को खाद्य सुरक्षा थोड़ी सी अपने प्रश्न चिन्ह लग रहा था उस पर कि देश में तो खाने के लिए है नहीं और तुम दूसरों को दे रहे हो, ठीक है। तो लेकिन आज वो थोड़ा सा जितना अपना टारगेट है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन उसका हो रहा है, तो उसको निर्यात की अनुमति सरकार ने दी, ठीक है। तो इस तरह से जैसे अपन बताया ना खाद्य सुरक्षा कैसे सरकार नज़र रखती है, तो ये इस तरह से रखती है। जब लगता है कि किसी चीज़ का प्रोडक्शन अपने यहाँ कम है तो उसका एक्सपोर्ट बैन कर दिया जाता है। अब एक्सपोर्ट बैन कैसे करते हैं? या तो सरकार उसके ऊपर टैरिफ बहुत बढ़ा देती है, ठीक है ना। जैसे पहले एक्सपोर्ट कर रहे थे आप गैर बासमती, तो आपको जैसे 3 रुपये देने पड़ रहे थे, अब वही टैरिफ बढ़ा के आपने कर दिया 300 रुपये, तो अब सीधी से वो निर्यातक अपने आप ही हाथ पीछे खींच लेता है, ठीक है। फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि सरकार क्वांटिटी फिक्स कर देती है कि 2 टन ही आप एक्सपोर्ट करोगे, उससे ज़्यादा नहीं करोगे, तो 2 टन एक्सपोर्ट कर दिए, है ना। तो ये तरीके होते हैं एक्सपोर्ट बैन। कई बार सरकार ने
सीधा बोल ही दिया कि ये प्रोडक्ट का नाम ही ले दिया, गैर बासमती का एक दाना भी नहीं जाएगा, तो गैर बासमती बिल्कुल ही नहीं जाएगा बाहर, ना 2 टन जाएगा, ना उसके वो ये टैरिफ में बढ़ाया, लेकिन लिस्ट में आ गया तो नहीं। फिर कई बार लगता है कि देश में कमी हो रही है, जैसे प्याज की कमी होती है तो फिर उसको अपन आयात करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से लेते हैं, ऐसे। तो ये तरीके हैं, ठीक है। तो ये बासमती चावल की यहाँ फोटो आप देख रहे हो कि दाना कंपेरेटिवली लंबा होता है, ठीक है। ये गैर बासमती है, दाना कंपेरेटिवली छोटा होता है, ठीक है। तो ये तो चावल में आते हैं, इसमें जैसे अपन खीर बनाते हैं, ये उसमें काम में आते हैं। और ये है उसना चावल, इसमें आप पढ़ोगे दर्पण तो उसना चावल आएगा। तो उसना चावल क्या है, इसको पहले उबाला जाता है, ऐसे उसना ऐसे उबाला गया, और उबाल के पूरा नहीं उबालते, थोड़ा सा उबाल के उसको वापस ठंडा कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसे, तो ये जैसे आपने प्रसाद में खाया होगा कई बार, जैसे मिलता है प्रसादी के अंदर, ठीक है ना, मूढ़ी जिसको बोलते हैं, तो ये वही है, ठीक है। तो ये उसना, ये काम में आता है चावल। टेक्सचर चेंज हो जाता है, उसना चावल आल्सो नोन एज पार्शली बॉइल्ड और कन्वर्टेड राइस। प्रसाद में देते हैं कि नहीं देते हैं, वो सफेद सा जो होता है वो चावल ही, ठीक है। इज ए पार्शली प्री कुक्ड राइस दैट इज कॉमनली यूज्ड इन एशिया एंड अफ्रीका। इट इज मेड बाय सोकिंग, स्टीमिंग एंड ड्राइंग राइस वाइल इट इज स्टिल इन इट्स एडिबल स्टेज, खाने योग्य, एडिबल, EDIBLE, वाइल इन इट्स इनएडिबल है ना, मतलब एडिबल तो खाने की, इनएडिबल स्टेज में होता है। फिर जब उसको जब पकाना होता है, घर पे लेके आया तब उसको पका के और खा लिया जाता है। एक बार तो पका के छोड़ दिया जाता है बिकने के लिए, ठीक है ना। फिर जब घर में उसको लाते हैं तो थोड़ा और पकाते हैं और फिर उसको खाते हैं। तो प्रसाद बनाना है तब वो उसना लेके आया, फिर उसको और उसको थोड़ा सा स्टीम उबाला तो वो प्रसाद के रूप में, मूढ़ी के रूप में सामने आता है, ठीक है। तो इजी, मतलब ये फिर वही है सारा, इसका टेक्सचर चेंज हो जाता है और इसमें आयरन और कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है ऐसा करने से। उबाल के छोड़ दिया और फिर अपन ने ला के, अभी आपने देखा होगा जैसे आलू की चिप्स अपन जैसे खाते हैं, तो एक तो होती है चिप्स बनी बनाई आती है, एक चिप्स होती है कि जिसको घर में तलने की जरूरत होती है बस ला के, तो दुकानदार के पास क्या लाई हुई रखी रहती है, दुकानदार उसको थोड़ा सा धूप में सुखा के और पैकेट में पैक करके रख देता है। आप तो उसको तेल में फ्राई करो और वो चिप्स के रूप में दिया, ये बिल्कुल ये वैसे ही, ठीक है। तो बस यहाँ पे था कि वो कौन सी फसल जिसके निर्यात पे पाबंदी लगी हुई थी लेकिन हाल ही में हटाई गई, तो वह गैर बासमती चावल। और फिर खाद्य सुरक्षा वाले में हर मुँह को कैसे खाना सुनिश्चित किया जाए, जब प्रोडक्शन अपना कम हो तब ये निर्यात पर प्रतिबंध, जब रोकना होता है तो निर्यात पर प्रतिबंध लगा देते हैं, और जब यहाँ पे अपन को स्टॉक बढ़ाना है तो निर्यात अपन इंपोर्ट करने लग जाते हैं, आयात करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये तरीके हैं कैसे मैनेजमेंट होता है उसका। फिर नेक्स्ट अपन न्यूज़ है वो है ब्रिटेन में क्या था, जैसे अपन देखते हैं कि भारत के अंदर भी जो बिजली का उत्पादन होता है उसमें अपने सबसे ज़्यादा है, करीबन 65% है। आज भी अपन कोयले से अपन बिजली का करते हैं, और ये कोयले से जो होता है ये NTPC होता है, अपन थर्मल पावर प्लांट्स इनको बोलते हैं, ठीक है। कोयले से जिनमें बिजली उत्पन्न होती है सबसे ज़्यादा भारत में आज भी इसी से करीबन 65%। तो ऐसी ब्रिटेन में भी होती थी, लेकिन ब्रिटेन ने बिजली उत्पादन में कोयले का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दिया इस समय, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिससे कि क्लाइमेट चेंज में सबसे ज़्यादा भाई कोयले से जैसे अपन करते हैं तो CO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, उसमें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है इसके अंदर, तो उसका एमिशन नहीं हो वो रोका जाए, ठीक है ना। तो देखो क्या है ब्रिटेन वाली न्यूज़, देखो अक्टूबर 2024 तक ब्रिटेन में बिजली का उत्पादन कैसे कैसे हो रहा है। बिजली उत्पादन देखो यहाँ लिखा हुआ है कैसे कैसे हो रहा है, वो देखो नवीकरणीय स्रोत, नवीकरणीय तो मतलब जो रिन्यू हो जाते हैं, जैसे हवा है, पानी है, सूरज की रोशनी है, वो रिन्यू हो जाते हैं, ठीक है। नवीकरणीय स्रोत में तो कौन कौन से काम में ले रहे हैं, इसमें पवन और सौर ऊर्जा ले रहे हैं, ठीक है। और गैर नवीकरणीय स्रोतों में क्या क्या ले रहे हैं, जैसे प्राकृतिक गैस ले रहे हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक गैस, एक मिनट, प्राकृतिक गैर नवीकरणीय मतलब जो रिन्यू नहीं होंगे, ये तो रिन्यू हो गए, नवीकरणीय ये नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यू नहीं होंगे। तो ये कौन कौन सी, जैसे प्राकृतिक गैस नीचे से निकल वाली नेचुरल गैस, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, और कोयला। तो कोयले पे मैंने क्रॉस लगा दिया, मतलब कोयला बंद कर दिया गैर नवीकरणीय में। लेकिन अभी तक भी गैर नवीकरणीय कौन कौन सी यूज आ रहे हैं ब्रिटेन के अंदर, गैस और परमाणु ऊर्जा, ठीक है ना। तो अब उसने क्या डिसीजन लिया है कि 2030 तक क्या हो जाएगा, नीचे लिखा हो देखो 2030 तक केवल रिन्यूएबल सोर्सेज रह जाएंगे नवीकरणीय, मतलब नवीकरणीय में क्या, खासतौर पे पवन और सौर ऊर्जा, ऐसे समझ गए। ये है इसके अंदर पहला जो कोयला बिजली घर था ब्रिटेन के अंदर 1882 में लगाया था एल्वा एडिसन ने, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। हालांकि ये अमेरिका के थे, लेकिन इनके नाम से यहाँ पे ब्रिटेन के अंदर अपन थर्मल प्लांट देखते हैं। तो देखो कितना पुराना है थर्मल प्लांट का इतिहास।
1882, 1982 गया, देख लो, फिर 40 साल और आगे निकल के आ गए अपन, ऐसे 140 साल पुराना, है ना। तो हाल ही में कौन सा देश जिसने कोयले का उत्पादन बंद किया, मतलब बिजली उत्पादन में कोयले का प्रयोग बंद किया? ब्रिटेन। लेकिन ये समझना है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी, ये नॉन रिन्यूएबल के अंदर यूज होता था कोयला, लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के रूप में अभी भी गैस और परमाणु ऊर्जा इन काम में आ रही है। ऐसे समझ गए ये चीज, ये है। बाकी जैसे अपन देखो हाइडल पावर जैसे जो होता है ना, पानी से जो बनती है, तो पानी वाले भी जैसे क्या है, पानी वाले जैसे अगर अपन गिनते हैं तो देखो नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय के अंदर उसका क्लासिफिकेशन नहीं करते, लेकिन फिर भी उसको हाइड्रो के अंदर, हाइड्रो को इसके अंदर ही गिनते हैं अपन, नॉन रिलेवेंट के अंदर। लिमिटेड है सोर्स तो वो, जब तक नदी है जब तक जल है, नदी सूखी है और वो सूखा, तो नॉन रिन्यूएबल के अंदर ही आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी। भाई अपन देखते ना कई, जैसे घग्गर नदी है आज कहाँ है? नहीं है। सरस्वती नदी है कहाँ है? नहीं है। भाई घग्गर आती है लेकिन कंपेरेटिवली उतना फ्लो नहीं है, जैसे इस बार आई, काफ़ी साल बाद आया, करीबन 38 साल बाद उसमें पानी है, देखा लूनी नदी, अब देखा 42 साल बाद पानी आया लूनी नदी के अंदर, मतलब उस वेग का, समझ गए। तो ये कोयला उत्पादन वाली न्यूज़ थी अपने, बिजली उत्पादन कोयले से ब्रिटेन। फिर अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं महारत्न कंपनियों का। तो ये देखो कैसे हैं ये, मतलब ये हीरे हैं सरकार के, आर्थिक हीरे। तो जैसे अपन हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि अकबर वो शासक था कि जिसके दरबार में 9 रत्न थे, अपन देखते हैं। उससे पहले गुप्त शासक को वो हुआ अपने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त गुप्त शासक है ना, तो उसके दरबार में थे 9 रत्न। फिर अपन दक्षिण भारत के अंदर देखते हैं कृष्णदेव राय, ठीक है, उसके दरबार में थे 8 अष्टदिग्गज जिनको अपन बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों का सांस्कृतिक योगदान था, कोई साहित्य के अंदर था, कोई कुछ धनुर्विद्या हो गया, कोई पेंटिंग वगैरह के अंदर हो गई, कोई प्रशासन के अंदर हो गए, ऐसे। और शिवाजी तो जो थे ना, शिवाजी उनके ये जिसको अपन बोलते हैं उसके अंदर अष्ट प्रधान थे, ठीक है। अष्ट प्रधान जो था इनका ये एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हुआ करता था, उसके अंदर वो नहीं थे जैसे कोई कला में निपुण है ऐसे, जबकि यहाँ तो ये कला में भी थे और प्रशासन में भी थे, और शिवाजी वाले अष्ट प्रधान केवल प्रशासन में थे, है। तो टोटल 4 शासक किस अपने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, गुप्त शासक, अकबर, कृष्णदेव राय और शिवाजी, ठीक है ना। इनका क्रम भी यही है। तो ये हुए रत्नों के रूप में। आज अपन आर्थिक रत्न देखते हैं सरकार के, तो उनमें अपन क्या क्या पाते हैं? मिनी रत्न पाते हैं, ठीक है ना। इसकी 3 कैटेगरियां हैं। सबसे पहले तो होता है मिनी रत्न, छोटा है। फिर दूसरा होता है नवरत्न, ठीक है। और तीसरा है ये महारत्न, है ना। ये अपन को ये होना चाहिए। जैसे अपन पद्म पुरस्कार देखते हैं तो विविध भारती सर्विस देखते हैं ना, VBS, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भूषण और श्री, ये पद्म पुरस्कार जैसे तो देखते हैं अपन, है ना। तो ये हायरार्की अपन को पता होनी चाहिए। ऐसे जैसे अपन युद्ध में देखते हैं, तो युद्ध जब होता रहता है ना, युद्ध जब होता रहता है तो परमवीर, ठीक है, फिर महावीर और वीर, ये मेडल होते हैं। परमवीर है ये। इसको अपन जैसे आप 26 जनवरी में देखना, 15 अगस्त में, खासतौर पर 26 जनवरी पे किसी शहीद को जैसे मरणोपरांत राष्ट्रपति सम्मानित करते हैं, कोई पद राष्ट्रपति पदक देते हैं, तो वहाँ बोला जाता है PVSM, VSM। तो PVSM क्या होता है? परम विशिष्ट सेवा मेडल। जैसे आप किसी मिलिट्री का भी टाइटल, जैसे अपने पीरू सिंह है अपने, उनका आप जैसे देखना, ठीक है, उनका आप देखना, तो उस पर आप यूँ ऐसे लिखा रहेगा, यू PVSM, VSM। तो ये PVSM क्या होगा? परम विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। फिर ये तो हो गया युद्ध में। फिर शांति काल के अंतर्गत भी तो शौर्य दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? जैसे अपन जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, टेररिज्म से जब लड़ते तो युद्ध तो क्या होता है, कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे अपने को। और शांति काल में जैसे छोटे मोटे जैसे घटनाएं, जैसे आतंकवाद की अपनी होती रहती है, उसमें क्या जो मिलता है अपने, वो है अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ये ऐसे चलते हैं, अशोक, कीर्ति और ये शौर्य। ये युद्ध काल के हैं, युद्ध के अंदर जो करे, परमवीर, महावीर और वीर। तो पहला परमवीर मेडल किसको मिला था बताओ? परमवीर चक्र राजस्थान के कौन थे? पहला राजस्थानी जिसको परमवीर मेडल मिला, नहीं जानना? ढूंढना, चलो इसको होमवर्क देता हूँ मैं आपको, कमेंट करके बताओ पहला राजस्थानी जिसको परमवीर मेडल मिला हो, परमवीर चक्र। अभी रहना तो गगन, बाद में देख लेना, ठीक है ना। तो ये देख लो, शांति हो गया, युद्ध हो गया,
पद्म विभूषण पुरस्कार बताया, और ऐसे अपन रत्नों में पढ़ा मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। तो आज वर्तमान में जो महारत्न है वो कितनी है, वो 14 है। ठीक है, संक्रांत मना रहे हैं 14 तारीख। ठीक है, अब क्या है, इनका अपन को नाम पता होना चाहिए। तो अब नाम अपन कैसे इसको तोड़ेंगे, जैसे ये ऐसे ऐसे जैसे बोलने में जबान पे चढ़ेंगे ना, ये वैसे ही टूटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले में देखो ए ले आएगा, क्या है देखो, भेल गेल सेल, और यहाँ तक पढ़ो भेल गेल सेल, क्या है ये, BHEL नहीं बोलेंगे इसको, भेल गेल, यूँ लिख लो यहाँ पे, भेल गेल और सेल। भेल है ये भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लिखो मत कुछ भी, दर्पण में सब लिखा हुआ है, सुन लो। गेल है गैस अथॉरिटी इंडिया, सेल है स्टील अथॉरिटी। ठीक है, पहला अक्षर ये काम का, भारत हैवी गैस स्टील, और ये हाल जो अभी जुड़ा, हाल ही में जुड़ा है, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो अपने प्लेन बनाता है। ठीक है, 5 है अपने पेट्रोलियम कंपनियां, जैसे आप कभी रोड पे जाओ ना तो पेट्रोल पंप इन 3 के मिलते हैं अपने को, किसी भी आप पेट्रोल बनाने से पहले आप जैसे देखना BPCL वो होता है जिसके अंदर अपन येलो कलर देखते हैं, येलो और ब्लू, हाँ भारत पेट्रोलियम। HPCL जो होता है उसमें अपन कंपेटिवली रेड कलर देखते हैं, और IOCL के अंदर अपन रेड एंड वाइट देखते हैं। तो BPCL क्या, भारत पेट्रोलियम, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम, IOCL इंडियन ऑयल। ठीक है, और फिर है ये ऑयल इंडिया। ठीक है, ऑयल इंडिया क्या है, ये इंपोर्ट करता है तेल को और फिर इन तेल कंपनियों को बेचता है, ऑयल इंडिया। इसके अंदर एक अपन छूट गया, वो लिख लो ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ONGC। ये टोटल 5 ऑयल से संबंधित है। तो बोलने का तरीका भेल गेल सेल, हाल ही में हाल जुड़ा हाल। ठीक है, फिर तीनों पेट्रोल पंप देखो आप, BPCL HPCL और IOCL। ठीक है, फिर इन तीनों को जिसने दिया वो IOL, और फिर ये ड्रिलिंग का काम करता है ONGC, ये ड्रिल करता है। ठीक है, ये इंपोर्ट करता है ऑयल इंडिया, और ये तीनों जो कंपनियां ये बेचती हैं। आपको तेल खरीदना है तो ऐसा थोड़ी है कि मैं बंदरगाह से लेके आऊँगा ड्रम भरा के, नहीं, रिफाइनरी से लेके आऊँगा, बाड़मेर से नहीं, पानीपत से लाऊंगा, नहीं, कहाँ, पेट्रोल पंप पे मिलेगा पेट्रोल। तो ये तीनों मार्केटिंग कंपनियां हैं, इनको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपन बोलते हैं, BPCL HPCL और IOCL। अब जब आप कभी नज़र पर डालो तो भी पेट्रोल पंप दिखे तो देखो कौन सा है, तो उसे 2 बार याद करना, IOEL ऑयल इंडिया लिमिटेड इंपोर्ट करने वाला, ये ड्रिल करने वाला, कोई एक होता है, बॉम्बे हाई है अपना, ये बॉम्बे हाई, बॉम्बे के अंदर देखते हैं अपन, भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन इसी से ही होता है, बॉम्बे हाई से ही। और दूसरा अपने डिब्रूगढ़ जो तो ऑयल फील्ड है, फिर अपने बाड़मेर में भी हुआ नया, मंगला, भाग्य, ऐश्वर्या, MBA। बाड़मेर के अंदर जो ऑयल फील्ड्स है ना, उनके लिए MBA क्लू याद करते हैं अपन, MBA। मंगला सबसे पहला था, भाग्यम, ऐश्वर्य, फिर तो अभी भाग्यश्वरी और खूब आगे, 3 ये थे शुरू के, मंगला भाग्य और अपने ऐश्वर्य। सबसे पहला ये था मंगला तेल, बाड़मेर वाला। ठीक है, तो ये हो गए अपने 5, ये हो गई। फिर अब अपन आगे नेक्स्ट जो आते हैं 5 जो है उनका संबंध है अपने बिजली से। NTPC नेशनल थर्मल पावर, बिजली बनाता है, कोयले से बनाता है, तो कोयला कौन देगा इसको, कोल इंडिया लिमिटेड, CIL। तो NTPC ने तो बिजली बनाई, कोयला किसने दिया, कोयला CIL ने दिया, कोल इंडिया। अब जो बिजली बन गई उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करेगा ना बिजली। जैसे आज अपन देखें अपने कोटा थर्मल में बन रही है, सूरतगढ़ थर्मल में बन रही है, घरों तक आ रही है, तो उसको कोई ट्रांसपोर्ट तो करता है। तो बिजली को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ये पावर ग्रिड बनी रहती है, अपन पढ़ते हैं ग्रिड है, गाँव में होते हैं ग्रिड होती है, शहरों में होती है ग्रिड होती है। तो ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड है जो कि ट्रांसमिट करता है लाइन। ये है पावर फाइनेंस, कोयला खरीदने में पैसे चाहिए, NTPC को पैसे चाहिए, इनको सबको पैसे चाहिए, तो बिजली कंपनी को पैसे कौन देता है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। RECL रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, गाँव के अंदर बिजली के लिए जिम्मेदार जो संस्था है वो REC है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। साहब की फुल फॉर्म लिखी हुई है दर्पण में, देखो एक बार, दर्पण खोलो और देखो उसके अंदर, नहीं है ना, लेकिन दर्पण में ये क्लबिंग नहीं है, ये सब घसड़ बचड़ है, उसमें याद ही नहीं होंगे, इसलिए तो मेरे को झेलना पड़ता है उसमें ऐसे आ जाए फिर, है ना। तो ऐसे ये नाम ऐसे याद रहेंगे, भेल गेल सेल और हाल। फिर पंप 3 मार्केटिंग, BPCL HPCL IOCL, तेल लाया OIL, तेल निकाला जमीन में से ONGC। फिर बिजली में सबसे पहले बनाई किसने, NTPC ने, कोयला किसने दिया, CIL ने, बिजली बन गई और ट्रांसपोर्ट किसने करी, PGCIL ने, पैसे किसने दिए, PFC ने, गाँव के अंदर REC। खत्म हो गए, 5 और 5 10 और 4 14 नवरत्न कंपनियां होगी, महारत्न। कैसे याद होंगी,
है ना, एक लॉजिकली सेट करो। जैसे बार बार कहता हूँ ना, असाधारण व्यक्ति कोई असाधारण काम नहीं करते, वो साधारण काम को असाधारण ढंग से करते हैं, तो इसलिए वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखते हैं। ये चीज़ है। आ जाओ, फिर इसके अंदर एक शर्त होती है कि किसी कंपनी को जैसे महारत्न दर्जा दिया जाए तो उसको क्या शर्त पूरी की करे, तो ये 4 शर्तें हैं। सबसे पहले तो उसको नवरत्न का दर्जा होना चाहिए। भाई अपन स्टेज देखी थी ना, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न, तो पहले नवरत्न तो बन जाओ यार, है कि नहीं है। फिर नवरत्न बनने के लिए जैसे क्या होती है, वो पहले मिनी रत्न होना चाहिए। तो ये बिल्कुल ऐसे फ्लो में चलता है, ठीक है। ऐसे जैसे आप देखना, कभी जैसे किसी को कई बार जैसे पद्म विभूषण मिलता है ना, ये होता है पद्म विभूषण, भूषण और श्री, तो पहले सबसे पहले पद्म श्री मिलेगा, फिर और अच्छा काम को उसने आगे बढ़ाया तो पद्म भूषण, और फिर और आगे काम को बढ़ा देते तो पद्म विभूषण। ऐसे बढ़ते पद्म विभूषण बहुत कमों को मिलता है, ये चीज़ है। तो जैसे आपको भी देखना, जैसे खासतौर पर जैसे निधन वगैरह अपन पढ़ते हैं ना, दर्पण में आते हैं, तो आप देखो पद्मश्री, पद्म भूषण, फिर इनको पद्म विभूषण दिया गया। हालांकि मिलता है डायरेक्ट, पद्म भूषण भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कमों को मिलता है। आ जाओ, तो नवरत्न का दर्जा हो, वैश्विक उपस्थिति हो उसकी, मतलब और जैसे 2 स्टॉक एक्सचेंज हो दुनिया के होते हैं, उसके अंदर उसकी उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है। कारोबार 3 वर्ष के अंदर, पिछले 3 वर्ष के अंदर 25,000 करोड़ का कारोबार उसने किया होना चाहिए। लाभ, शुद्ध लाभ कितना, 3 वर्ष के अंदर 5,000 करोड़ का शुद्ध लाभ उसका होना चाहिए। तो 25 पंजे 5 5 25 हो गए ना, ऐसे ही। और 3 साल की बात है सीधी सीधी, 3 साल के अंदर कारोबार 25,000 करोड़ का, और 3 साल, पिछले 3 साल का शुद्ध लाभ कम से कम टोटल कितना होना चाहिए अपने, 5,000 करोड़ का। विदेशी उपस्थिति होनी चाहिए और नवरत्न का दर्जा होना चाहिए, सीधी सी बात है। कोई ऐसे का लिस्ट कुछ है ही नहीं इसके अंदर। और टोटल 14 है आज की तारीख में, 5 5 4 5 क्लबिंग। देखो देखो, यहाँ 14 मैंने बताया ना, तो 14 के अंदर 4 आ गया, 4 तो ये आ गई, और 1 और 4 को अपन जोड़ेंगे तो 5 बन गई। 2 5 5 की ग्रुप है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, अपने ओआईएल और ओएनजीसी, और 5 बिजली के एनटीपीसी, सीआईएल, अपने पीजीसीआईएल, पीएफसी और आरईसी, खत्म, ठीक। अब देखो ये बोलने में आ रहे ना, भेल, गेल, सेल। अब उस लिस्ट में देखो भेल कहाँ है, फिर थोड़ा नीचे देखो गेल कहाँ है, फिर देखो सेल कहाँ है, नहीं आता ना पकड़ में। लिस्ट है ना हिंदी में, तो नाम नहीं है, किसना है ना, मिल जाएगी आगे पीछे कहीं, ठीक है। एक बार नाम पढ़ लो उसके अंदर, दर्पण में पढ़ो नाम। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन पीएम इंटर्नशिप योजना। नेक्स्ट अपन देखते हैं पीएम इंटर्नशिप योजना। देखो इंटर्नशिप क्या होती है कि जैसे आपने पढ़ाई कर ली, जैसे आपने आईटीआई कर लिया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईटीआई कर लिया, आईटी कर लिया, तब आईटीआई में आपने स्किल सीखी सारी, अब उस स्किल्स को आपको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखना है ना, तो होता है इंटर्नशिप, तो उसमें आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलता है, ठीक है। जैसे पीजीडीसी आपने कर लिया, कंप्यूटर में काम वाम सीख लिया सारा, अब थोड़ा सा उसको अपन करके देख लें कि मार्केट के अनुसार मैंने जो सीखा है वो मार्केट के अनुसार उपयोगी है कि नहीं है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप बोलते हैं, है ना। तो ये बजट घोषणा 2024-25 में करी। अब 2024 के अंदर ही चुनाव हुए थे, ठीक है, अपनी 18वीं लोकसभा की, 18th लोकसभा की, ठीक है। 18th लोकसभा का टेन्योर है 2024 से 29, ठीक है ना। ये मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने अपने, ठीक है। तो अब जैसे आए, जीत के आए, तो जीत के आते ही उन्होंने ये घोषणा करी कि जो मैं रोजगार दूंगा युवाओं को, ठीक है, 7 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा अगले 5 साल के अंदर। तो इस इंटर्नशिप योजना के तहत एक मुश्त राशि दी जाएगी, मतलब 6,000, एक मुश्त मतलब सीधे पहले ही दिन आपको पकड़ा दिया रजिस्ट्रेशन के समय, फिर प्रति माह 5,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन ये 2 तरह से मिलेंगे। 4500 रुपये तो सरकार देगी, जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत अपने को आएगी खाते में। 500 रुपये नियोक्ता देगा सीएसआर के तहत, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें अपना पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट का 2% उस नियोक्ता को खर्च करना होता है, 2%, ठीक है ना। पिछले 3 साल का 2% सीएसआर के तहत, ठीक है। तो 5,000 रुपये मिल गए, तो कहने मतलब 6,000 रुपये तो एक मुश्त मिलेंगे और 5,000 रुपये 2 तरह से, 45 रुपये डीबीटी से, 500 रुपये जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप कर रहे हो उसका नियोक्ता, मतलब आपका नियोक्ता, उस कंपनी का मालिक आपको देगा सीएसआर के तहत। 2 योजनाओं के तहत आप बीमित रहेगा, एक तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जे बोलते हैं इसको, जीवन ज्योति योजना, ठीक है, और दूसरा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, ठीक है। ये है जीवन ज्योति में तो क्या हेल्थ इंश्योरेंस रहता है,
और सुरक्षा के अंदर लाइफ इंश्योरेंस रहता है, दुर्घटना की स्थिति में, दुर्घटना में मृत्यु होती है, ठीक है, जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा। जी जी। फिर आती है आयु, जो लाभार्थी उसकी आयु 21 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। आय परिवार आय कितनी होनी चाहिए परिवार की? 8 लाख रुपए वार्षिक आय जो है 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, पात्र तभी होगा। पेशेवर, ये पेशेवर नहीं होना चाहिए, वो सीए नहीं होना चाहिए, एमबी नहीं होना चाहिए, एमबीबीएस या डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बीडीएस नहीं होनी चाहिए। फिर होने कौन सी चाहिए? 10वीं 12वीं आईटीआई, आईआईटी नहीं है, आईटीआई, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पॉलिटेक्निक किया हुआ या ग्रेजुएट, ठीक है। क्योंकि मान लो सीए किया हुआ और इंटर्नशिप में आ रहा है तो क्या मतलब है, उनको जरूरत नहीं है, जरूरत इनको है सपोर्ट की। लक्ष्य क्या है? अगले 5 साल में 7 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, ठीक है। अब देखो रोजगार देना, तो रोजगार देना जरूर थोड़ी कि तुम किसी कंपनी में प्राइवेट ही मतलब हमेशा जुड़ो तभी तनख्वाह सरकार ने तो चालू कर दी, 6,000 रुपये दे दिए, फिर सरकार की तरफ से आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो तो पैसे से मतलब है, तो रोजगार मिलेगा ना ऐसे। और दूसरा देखो 5 साल है, 5 साल में मतलब जैसे अभी भिड़ते ही चालू हो गया ये 2024 के अंदर, 5 जोड़ेंगे तो आएगा 2029, तो 2029 में क्या होंगे? इस लोकसभा का टेन्योर खत्म हो रहा, अगले 19वीं लोकसभा के लिए चुनाव होंगे, तो 5 साल की तैयारी है, ठीक है। तो ये है अपने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। अच्छे जो फैक्ट्स है वो क्या है? टोटल इनपुट राशि कितनी है? 6,000। फिर सीएसआर के तहत कितने रुपए मिलेंगे? 500 रुपए मिलेंगे। कौन कौन योग्य है? तो ये है। कितने रोजगार देने की बात है? 7। एक्चुअली जब अपन पीएम किसान निधि वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी टोटल 6,000 ही है ना, लेकिन उसमें 2-2 हजार की 3 किस्तों के रूप में है, ऐसा आएगा वो, तो 6,000 ही कॉमन ही सब अमाउंट टोटल, ठीक है। ये अपना प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं अपन अमीर फॉक्स सूची के अंदर अमीरों की जो सूची है उसमें भारतीय 3 भारतीय हैं, ठीक है। कौन? एक तो मुकेश अंबानी, अपने जियो, गौतम अडानी, ये जो अपने अडानी ग्रुप देखते हैं, और सावित्री जिंदल जो जिंदल स्टील देखते हैं फीमेल। फॉक्स मैगजीन जो है 1917 से प्रकाशित होती है अमेरिका से, है ना, और बीसी फॉक्स ने ये निकाली थी, बीसी फॉक्स, ठीक है ना। ये फॉक्स मैगजीन का इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा नाम ध्यान रखो। जियो तो है ही अपने मुकेश अंबानी, गौतम अंबानी और अडानी, राहुल गांधी बोलते ही रहते हैं ऐसे। और अभी 2-3 दिन पहले अपन ने देखा है, और अडानी से जैसे मैंने आपको एक चीज याद कराई थी, ऐसे कराई थी, अंडमान निकोबार, तो ऐसे अंडमान ऐसे निकोबार, इन दोनों को जो जोड़ता है वो 10 डिग्री चैनल जोड़ता है, ठीक है। और फिर अदा, क्या अदा है सर? मजा आ गया। ए से अंडमान, डी से अंडमान, मतलब ए से अंडमान और ये भी ए से अंडमान, लेकिन बीच में जो डी है ये है डंकन पास, तो अंडमान को तो अंडमान से जोड़ता है, तो ये तो ऊपर वाला जो ग्रेटर अंडमान, नीचे वाला है लिटिल अंडमान, इन दोनों को जोड़ते हैं वो है अपने डंकन पास। फिर बच गए 8 डिग्री चैनल, तो अपने लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में जो है वो 8 डिग्री चैनल है, और लक्षद्वीप का भी जो सबसे दक्षिणतम आइलैंड है उसको बोलते हैं मिनिकॉय, सबसे दक्षिण का है लक्षद्वीप का, सबसे बड़ा है लक्षद्वीप का मिनिकॉय, ठीक है। तो मिनिकॉय और मालदीव को जोड़ता है, ऐसे करके ये अडानी से याद आ गया, तो ऐसे करते रहो, समझ गए ये चीज है। एक बार लगाओ फॉक्स सूची की रीडिंग लगाओ थोड़ी सी, उसमें अमेरिका ये तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जो है वो देख लो। चलो आओ, है ना। अब नेक्स्ट अपन ने देखा अमेरिका फॉक्स, अब नेक्स्ट देखते हैं निर्यात। इसमें देखो फॉक्स में एक चीज़ और ऐड कर लो थोड़ा सा, ये जैसे अपन ने देखा है 1917 अमेरिका से प्रकाशित होती है बीसी फॉक्स, आज हांगकांग से होती है, कोई सी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या है देखो, ये है ना, ये मैगजीन निकलती कैसे है? ये मैगजीन निकलती है ट्वाइस क्वार्टरली, ट्वाइस क्वार्टरली, है ना, मतलब एक क्वार्टर में 2 बार निकलती है, ट्वाइस क्वार्टरली, क्वार्टरली नहीं है, ट्वाइस क्वार्टरली है ना। तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर का मतलब होता है, अपन बोलते हैं 1/4 क्वार्टर, है ना। अब मतलब क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, ठीक है। अब साल के अंदर महीने होते हैं 12 का अगर अपन 1/4 निकालें तो निकल के आता है कितना? 3, ठीक है, 3 निकल के आता है, 1/4 है ना, 3 25%, 4 है ना, मतलब 3 हाँ 3 है ना, 3, तो 3 साल के अपने को 3 क्वार्टर नजर आते हैं, 3 चौक 12 हो गए नहीं, 3 साल के 4 क्वार्टर अपने को नजर आते हैं।
अब ये क्या है, ये एक क्वार्टर में कितनी बार निकलती है, मैंने लिखा ट्वाइस क्वार्टरली। अगर सिर्फ ये इतना क्वार्टरली लिखा रहता ना तो इसका मतलब 3 महीने में एक बार निकल रही है। ट्वाइस क्वार्टरली का मतलब क्या होगा कि एक क्वार्टर में कितनी बार निकल रही है, 2 बार निकल रही है। तो एक क्वार्टर में 2 बार निकली, तो हर क्वार्टर में 2-2 बार निकली ना, तो साल में कितनी बार निकली है, 2 4 जा 2 चौके, तो साल में कितनी बार निकलती है, ये 8 बार निकलती है। समझ गए? तो अब देख लो, ये साल में 8 बार निकलती है, मतलब 8 दर्पण के अंदर ये लिस्ट आएगी। एमपीसी पढ़ी थी अपने, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू होता है साल में 6 बार, साल में 6 दर्पणों में वो लिस्ट आएगी, मॉनेटरी पॉलिसी आएगा। ऐसे ध्यान रखना, समझ गए? तो इसमें समझने वाली क्या बात है कि ये निकल, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये निकलती है ट्वाइस क्वार्टरली। कोई और क्वार्टरली होती तो 3 महीने में निकलती। ट्वाइस क्वार्टरली का मतलब हो गया एक क्वार्टर में 2 बार। अब आप सोचो कि सर वंस क्वार्टरली, अरे वंस क्वार्टरली और क्वार्टरली तो एक ही चीज़ है, 3 महीने में एक बार। आप बोलो थ्राइस क्वार्टरली, अरे थ्राइस क्वार्टरली का मतलब हो गया कि हर महीने में एक ही निकल रही है। 3 महीने में 3 बार का मतलब सीधा से यूँ वो बोल दो ना कि मंथली निकलती है, ऐसे। तो ये क्या है, टी से क्या है, ट्वाइस, कि एक क्वार्टर में 2 बार। तो एक साल के अंदर क्वार्टर होते हैं 4, 3 साल, है ना। क्वार्टर का मतलब 25%, तो 12 का 25% 3 हो गया, ठीक है। एक क्वार्टर में 2 बार निकली, तो टोटल पूरे साल में 8 बार निकली। तो इसमें आप दोनों चीज़ देख लो, एक तो ट्वाइस क्वार्टरली निकलती है ये ट्वाइस क्वार्टरली, और 1 ईयर में, एक साल में कितने एडिशन आते हैं इसके, 8 एडिशन आते हैं। तो ये सारे अच्छे क्वेश्चन है, ये अपना ध्यान होना चाहिए। स्टूडेंट का फॉर्म्स देखता है, नाम देखता है और वैसे हो जाता है, हाँ जियो जियो, फिर वो भावुक हो जाता है, और जियो तो मुझे पता है, जियो आज फर्स्ट नंबर पे कैसे है, इस अडानी की असलियत तो मैं जानता हूँ। अरे वो छोड़, पहले फॉर्म्स को जान लो अपने, है ना। तो ऐसे ऐसे गहरा सोचना है थोड़ा। समझ गई थी चीज, ये है अपने पास। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, निर्यात से संबंध में जो कॉन्सेप्ट है वो। अब देखो, जैसे आपने टैक्स का नाम सुना होगा, जीएसटी। जीएसटी देखते हैं अपन, ये जीएसटी देखते हैं अपन, देखते हैं जीएसटी। तो जी में तो देखो आता है गुड्स, और एस है ये सर्विस, ठीक है। तो ऐसे ही बिल्कुल अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है। कुछ तो अपन सामान बाहर भेजते हैं और कुछ अपन सेवाएं भी बाहर भेजते हैं। सेवाएं जैसे मान लो यहाँ बैठे बैठे अपन बैंकिंग की सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्या है अपने, वो सेवाएं, ठीक है। तो देखो ये निर्यात है। तो पहले तो जो परिप्रेक्ष्य में जो इस समय अपन देखते हैं जो व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, वो इस समय चर्चा में टोटल 3 है। एक तो जो रूस यूक्रेन युद्ध है, इससे मेडिटेरियन सी अपने जो पूरा है वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। दूसरा इजराइल फिलिस्तीन से ये पनामा नहर से निकलना कंपेरेटिवली रिस्की हो गया, और फिर पनामा नहर से आगे निकल गए तो लाल सागर में अपन रिस्की हो गए। अदन की खाड़ी जैसे आती है तो उसमें सी पायरेट्स होते हैं, उस कारण से इजराइल का फिलिस्तीन, हमास ईरान से जो संघर्ष चल रहा है ये, तो सी ट्रेड आजकल थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है इन 3 कारणों से। फिर भी अपन देखते हैं भारत के निर्यात पे आते हैं। तो पहले तो यहाँ से आ रहा है, पहले तो यहाँ अपन लिख रहे हैं कि भारत से निर्यात मतलब जो गए बाहर, और ऐसे आया और ऐसे आयात, ये तो है एक्सपोर्ट और ये है इंपोर्ट, ठीक है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है। तो इसलिए अपन भारत की जब एग्जिम पॉलिसी आती है, आप पढ़ना एक बार कई दर्पण भाई, एग्जिम तो EX तो होता है एक्सपोर्ट, ये तो निर्यात, और ये है इंपोर्ट। तो एग्जिम पॉलिसी का मतलब होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो बात करें वो अपने एग्जिम पॉलिसी होती है, ठीक है। तो ये तो होता है एक्सपोर्ट और ये आयात जो देश में आया। और 2 चीज़ें आती हैं, देखो ये तो रहा गुड्स और ये रहा सर्विस, जो अपन ने जीएसटी अभी देखा। तो गुड्स अपन ने देखे कि गुड्स अपन ने बाहर भेजे 213 रुपये के, अब यूँ समझ लो मोटा मोटा, और अपन ने गुड्स मंगाए 350 रुपये के। तो अपन को घाटा हो रहा है कितने का, 137 का गुड्स के अंदर, समझ लो ना। आए देश के अंदर आए कितने, आए तो 350 रुपये, ठीक है, और खुद बना के जो बेचे वो कितना है, वो 213 रुपये। तो एक्सपोर्ट ये घाटा कैसे निकलता है, ये घाटा अपन ने कितने 137 कैसे निकाला है, ये घाटा जो आया माइनस में आया ना ये, तो माइनस में क्या, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं वो माइनस में है, ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट माइनस, तो ये तो है अपना एक्सपोर्ट और ये तो है एक्सपोर्ट और ये है इंपोर्ट, इसमें माइनस का साइन लगेगा, भाई घाटा है ना, घाटा माइनस में तो जाएगा, तो ये माइनस में बोलते हैं इसको अपन, यूँ ऐसे निकालते एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ही है, ठीक है। ट्रेड का अपन निकालना कि ट्रेड डेफिसिट है या ट्रेड सरप्लस है, तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को घटाते हैं अपन। तो अपने एक्सपोर्ट थे 213, ठीक है, और ये है 350,
ठीक है, तो घटेगा नहीं, पहली बात है ही माइनस के अंदर जाएगा, और अपन इसको अब घटाएंगे तो पहले इसको पहले सीधा करो, है ना, लेकिन घटेगा, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटाते हैं हमेशा। ठीक है, अब अपन इसको करेंगे तो ये अपना निकल के आ जाएगा, ये हो गया 3 और ये हो गया ये 137 घाटा है। क्योंकि घाटा क्यों है? क्योंकि अपने इंपोर्ट्स ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। इंपोर्ट का मतलब अपन खरीद ज़्यादा रहे हैं दूसरों देशों से, ज़्यादा इंपोर्ट इन ज़्यादा आ रहा है, आयात ज़्यादा आ रहा है और भेज रहे कम है, तो सीधी सी बात है घाटा ही होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अपन सेवा क्षेत्र के अंदर देखते हैं, फार्मूला यही लगेगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अपन ने सेवाओं भेजी बाहर 180 रुपये की, और दूसरे देशों से अपन ने सेवाएं ली कितनी, 97 रुपीज़ की, तो वही अपन ने 180 में से 97 घटाया तो 3 और अपने 9 8 17 क्या हो गया, मुनाफा। ये प्लस के अंदर है। फार्मूला चेंज नहीं करेंगे ये कि एक में इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट कर दिया, एक में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दिया। लो एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट ताकत होती है हर देश की। आज अपना था गैर बासमती चावल का एक्सपोर्ट रोक दिया था सरकार ने, अब वापस चालू कर दिया एक्सपोर्ट, निर्यात को बैन किया था ना, अब निर्यात ऑन हो गया। तो एक्सपोर्ट ताकत होते हैं देश की, ठीक है, लेकिन ये अपने पास ताकत ही अभी कम है गुड्स के अंदर, वस्तुगत मतलब वस्तुओं के अंदर, सोना चांदी आभूषण ये जा रहे हैं, लेकिन ये कम जा रहे हैं अपने, दवाइयाँ ये, और सेवा जैसे बैंकिंग के अंदर है, टूरिज्म के अंदर है, तो उसमें सेवाएं देते हैं अपन। तो अपना सर्विस सेक्टर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप जैसे देखोगे जीडीपी में, जैसे बार बार अपन देख देते हैं सर्विस सेक्टर का योगदान दिनों दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। चाहे इंडिया की देखो, चाहे राजस्थान में देखा था अपन, सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा था इंडिया में सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा है, ऐसे है ना। तो पूरा ट्रेड का मत देखो, उसमें गुड्स एंड सर्विस दोनों को ट्रेड करो। गुड्स के अंदर अपनी हालत थोड़ी सी खराब है, चाइना से टक्कर नहीं दे पा रहे अपन अभी, लेकिन सर्विस में अपनी बल्ले बल्ले है, समझ गए। जैसे डॉक्टरी पेशा हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, MBA बिजनेस वगैरह है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी है, इनके अंदर भारत का डंका बजता है। ऐसे इलाज कराने आते हैं, अमेरिका से इलाज कराने भारत आते हैं, केरला जैसे में, ऐसे योगा होम्योपैथी यूँ सस्ता है, क्योंकि वहाँ जैसे मान लो आपके दांत में कीड़ा लग गया, अमेरिका में निकलाओगे तो खर्चा आएगा 20,000 रुपये का, भारत में निकलाओगे खर्चा आएगा 2,000 रुपये का। हाँ ट्रैवल को, लेकिन वहाँ हॉस्पिटलिटी यहाँ ज़्यादा अच्छी है इंडिया के अंदर, जैसे अपन केरला के अंदर जैसे देखते हैं वो। और वहाँ की सरकार तो घूमने के लिए पैसे देती है, फ्री के अंदर जाओ और घूम के आओ इंडिया, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इतना मिलता है, 3 बार चक्कर लगा सकते हो इंडिया का, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अपन ये देखा, तो अपन यहाँ से क्या समझे कि गुड्स में हालत खराब है, लेकिन सर्विस में अपनी ताकत जो है वो कौन सा सेक्टर होता था ना दिनों दिन, सर्विस सेक्टर। तो याद करो वो सिंगापुर बना पोर्ट के पीछे, लेकिन अपन बनेंगे विश पावर सर्विस सेक्टर के पीछे, लेकिन प्राइमरी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को भी भूलना नहीं है। फिर एक न्यूज़ के अंदर रहता है CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट, है ना। करंट अकाउंट डेफिसिट होता है चालू खाता घाटा, ठीक है। तो देखो ये जो अपन ने देखा ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये तो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, इसको तो बोलते हैं अपन बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये या तो बैलेंस ऑफ ट्रेड या तो घाटे में होगा या मुनाफे में होगा। BOT अपन समझे ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होगा, ट्रेड क्या होती है, या तो माल बाहर ही जाएगा जिसको निर्यात बोलते हैं, या माल बाहर से अंदर ही आएगा, दो ही तो चीज़ होती है ट्रेड में। तो ट्रेड के अंदर तो अपन क्या आता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स को गिनते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहने का मतलब इसी को अपन बोलते हैं, अपनी जो एग्जिम पॉलिसी होती है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड बताती है। यदि आपके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं तो आप फेवरेबल हो जाओगे, यदि आपके एक्सपोर्ट्स कम है तो आप घाटे में जाओगे, नेगेटिव हो जाएगा, डेफिसिट बोलते हैं उसको। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड समझे। अब ये CAD क्या होता है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर अपन एक चीज़ और जोड़ देते हैं, वो होता है इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर अपन ने इन्वेस्टमेंट्स जोड़ दिया, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट बोलते हैं उसको अपन, करंट अकाउंट, चालू खाता घाटा। अब देखो ये इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, नीचे लिखा हुआ देखो, इंटरेस्ट, भारत सरकार ने किसी देश को लोन दे रखा था, उससे अपन ने ब्याज मिला, ठीक है। डिविडेंड्स, भारत सरकार ने किसी देश के शेयर खरीद रखे, जैसे अमेरिकन कोई कंपनियां थी उनके शेयर्स खरीद रखे थे तो उनके ऊपर लाभांश मिला। ट्रांसफर्स, ठीक है, मेरा बेटा USA के अंदर रहता है, वहाँ से पैसे आते हैं, UAE से सबसे ज़्यादा आते हैं भारत में पैसे, तो वहाँ से खाड़ी देशों के अंदर, खासतौर पर राजस्थान में, सिक्योरिटी में हर दूसरे घर में आपको मिलेगा कि वहाँ बोलते हैं कि वो सऊदी अरब गया हुआ काम करने, जाते सऊदी अरब नहीं जाते, सब UAE हैं, वो दुबई 99%, लेकिन बोला जाता है कि सऊदी अरब गया है कि नहीं है। ऐसे जैसे कोई अंग्रेज दिखता है तो उसको मन बोलते हैं कौन है, अंग्रेज है, अमेरिका से आया है, यूँ। जरूरी नहीं, स्विट्जरलैंड से भी आते हैं, फ्रांस से आते हैं। राजस्थान में हर दूसरा पर्यटक आता है फ्रांस से,
समझ गए? तो ये चीज़ है अपन को जो पता होनी चाहिए। तो करंट अकाउंट में क्या जोड़ा, बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या, कितना पैसा अपने पास ऐसे किसी ने बाहर भेजा, कितना अपन ने यहाँ से वहाँ भेजा, तो ये हुआ। समझ गए? तो ये बस यहाँ पे है, अगर इसको जोड़ते हैं अपने फेवर में है तो डेफिसिट हो जाएगा, और अगर फेवर में नहीं है तो मतलब फेवर में है तो सरप्लस हो जाएगा, फेवर में नहीं तो डेफिसिट हो जाएगा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट में डिफरेंस क्या डालता है, डिफरेंस सिर्फ इन्वेस्टमेंट डालता है। देखो गुड्स एंड सर्विस तो ये तो अपन देखा था, ये तो बैलेंस ऑफ ट्रेड ही है, और ये है इन्वेस्टमेंट ऐसे। तो इन्वेस्टमेंट पैसा बाहर भेजना आना ये सारा, लेकिन ये डिपेंड कई बार कर जाता है डॉलर के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जैसे कीमत है, क्योंकि डॉलर्स में नापी जाती है, ठीक है ना। तो डॉलर का कल मैंने बताया था, जैसे $1 है, मैंने यही एग्जांपल दिया था, 80 रुपये का हो गया, $1 है, ये 70 रुपये का हो गया ऐसे। तो यहाँ पे 80 रुपये से अपन $1 खरीद देते हैं, यहाँ 70 रुपये से खरीद देते हैं, तो रुपये क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। और फिर इसी को अपन उल्टा देखते हैं, 80 रुपये का था, 80 रुपये से $1 खरीद रहे थे आज अपन, ठीक है, और ये जैसे ये 90 हो जाता है ये, तो आज अपन क्या करेंगे कि मतलब कीमत है ये, कि यहाँ तो अपन जैसे देखते हैं कि $1 80 रुपये में अपन दे देते हैं, ठीक है। आज ये सॉरी यहाँ ये उल्टा हो गया, आज अपन क्या कर रहे हैं, 70 रुपये के अंदर वो $1 अपने पास आ रहा है, तो पैसे कम जा रहे हैं, तो यहाँ पे रुपये क्या हुआ है, ये मजबूत हुआ है, और यहाँ पे रुपये क्या हो गया, यहाँ पे रुपया कमज़ोर हो गया। क्यों? क्योंकि भाई पहले $1 कितने मिल रहा था, मेरे को 80 रुपये मिल रहा था, अब वही $1 के मेरे को कितने देने पड़ रहे हैं, 90 रुपये देने पड़ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ इस डॉलर की जगह आप तो टमाटर लिख दो, 80 रुपये से जा रहा था, 1 किलो टमाटर मिल रहे थे, फिर मैं 70 रुपये लेके गया तो मेरे को 1 किलो टमाटर मिल गया, 10 रुपये बच गए मेरे पास, तो रुपया क्या हो गया, मजबूत हो गया। और यहाँ पे 80 रुपये ले गया भैया, 1 किलो टमाटर तो नहीं, 10 रुपये और दो, तो मेरा रुपया क्या हो गया था, कमज़ोर हो गया था। अब देखो ये असर कैसे डालता है, एक क्वेश्चन मैं आपको फोटो भेजूंगा उसकी, उस क्वेश्चन को आप जैसे पढ़ना है ना, उसको आप समझना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये डॉलर की कीमत है, दोनों मैंने बताई दी आपको, बताइए। अब देखो क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपको मैं बताता हूँ कि आपका बेटा है वो अमेरिका में पढ़ रहा है, जैसे मैंने अभी बताया, पढ़ रहा है अमेरिका में पढ़ रहा है, तो पापा ने बोला, बेटे का फ़ोन आया शाम को कि दोपहर फ़ोन आया कि पापा है ना वो ट्यूशन की फ़ीस देनी है, मेरे को पैसे डाल दो। तो पापा ने पूछा कि हाँ बेटे कितनी है फ़ीस, ठीक है, तो उसने बोला कि पापा है ना $1 है। तो $1 उन्होंने कैलकुलेट कर लिया, कल जी हाँ भाई ठीक है कि 80 रुपये है, आपने कैलकुलेट कर लिया 80 रुपये, तो बेटे मैं 80 रुपये भी तेरे को डाल देता हूँ, ठीक है भाई। उसने बेटे तो ये बताया पापा $1 है फीस, भाई वो रुपये में थोड़ी बताया, उसकी फीस तो वहाँ तो डॉलर में चलेगी अमेरिका में, तो बोलते हैं $1, तो पापा ने आया कि 80 रुपये। तो पापा ने देखा कि यार आज मेरे पास 80 रुपये नहीं, तो बेटे को बोला बेटा मैं तेरे को कल डाल दूंगा पैसे, आज मत डालो, आज नहीं डाल पाऊंगा, कल डाल दूंगा $1, मतलब अपन, उसने तो बोला $1, पापा ने उसको $80 समझा भाई, जो एक्सचेंज रेट थी उसके हिसाब से। तो पापा ने बोला मैं कल कर दूंगा, तो बेटे ने बोला भाई ठीक है पापा कल कर देना। फिर कल के अगले दिन सुबह वापस बेटे का फ़ोन आया, पापा वो फीस देनी है आज, फीस कितनी है, तो बेटे पापा कल तो बताया था वही $1 है, लेकिन पिताजी ने मोबाइल खोल के देखा, अखबार में पढ़ा कि एक्सचेंज रेट जैसे देखी, तो वो जो 80 रुपये का $1 80 रुपये का था, वही हो गया आज 90 रुपये का। ये जैसे अपन देखते रुपया कमज़ोर हो गया, तो बेटे ने फीस मांगी थी, अगर एक दिन पहले दे दे तो बाहर से कितने रुपये जाते, आज कितने रुपये जाएंगे, देख लो। तो ये जो जैसे बाहर अपन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो अगर ऐसे रुपया कमज़ोर होता है तो बाहर जिनको पैसे भेजने होते हैं उनको क्या होता है, नुकसान होता है। तो अब यहाँ तो मैंने आपको बात करी, अब यही बात आ जाती है आयात। आयात क्या होता है, अपन ने किसी से सामान खरीदा, भाई अमेरिका से किसी ने अपन को सामान भेजा, ठीक है, जैसे मान लो पेन अमेरिका से मेरे पास आया कि सर मैंने आपका पेमेंट वो कोरियर जो है ना अमेरिका से भेज दिया, आप उसके पैसे, तो कितने पैसे हैं उस पेन के, $1 है, तो ठीक है यार चलो ले लो ये, क्योंकि मैं तो आयात कर रहा हूँ ना, मैंने मंगाया है अमेरिका से, तो अभी फ़ोन पे अब यार मेरे पास आज नहीं है, मैं कल दे दूँ, दे देना सर, कल कोई बात नहीं है, $1 आज दे दो, कल दे देना, मेरे तो क्या दिक्कत है। अब मैं कल करने लगा, कल मैंने एक्सचेंज रेट देखी कि कल क्या हो गया, $1 बढ़ के जो 80 रुपये का था डॉलर, वो कितने का हो गया, 90 रुपये का हो गया। तो देखो अगर मैं उस सामान जो मैंने अमेरिका से आयात कर रहा हूँ उसके कल पैसे दे देता तो कितने देते, 80, लेकिन आज चूंकि रुपये कमज़ोर हो गया। कमज़ोर क्यों हो गया, क्योंकि पहले ये 80 रुपये ही $1 खरीद पा रहे थे, आज 90 रुपये और देने पड़ रहे हैं, 10 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं $1 खरीदने के लिए। तो अब मैंने जो आयात किया था उसके क्या पैसे मेरे को ज़्यादा नहीं देने पड़ रहे। पता चला अगले दिन और देखा तो वही $1 100 रुपये आ रहे भैया, तो यार फटाफट नंबर बता किस पे करना है फ़ोन पे, नहीं तो अगले दिन और ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये जब रुपये कमज़ोर होता है तो किसको नुकसान हो रहा है, जिसने आयात किया है बाहर से, जिसको पैसे बाहर भेजने हैं उनको नुकसान होता है।
और यही सोचो, अगर जैसे मान लो अगर ये रुपया मजबूत होता, ठीक है, पेन है मेरा $1 का, ठीक है, वही $1 का, तो 80 रुपये देने, अगले दिन मैंने खोल के देखा यार रुपया तो मजबूत हो गया, $1 तो 70 रुपये का हो गया, तो अच्छा हो यार मैंने कल पेमेंट, भाई मेरे यहाँ से तो रुपये निकलेंगे ना, मैं तो रुपये में भेजूंगा और वो डॉलर में कन्वर्ट होंगे एक्सचेंज रेट के हिसाब से, ऐसे समझ गए। तो ये सारा जैसे एक मैंने आप बताया आपको, इसको आपको लॉजिकल रीजनिंग से सोचो, एक मैंने सामान मंगाया है, ठीक है ना, फिर वो आज मैंने अगले दिन किया, अगले दिन देखा तो यार रुपए मजबूत हो गया, तो पहले तो इस मजबूत को समझो। स्टूडेंट क्या देखता है, 80 का 90 होना तो मजबूत हुआ, कि यार 80 था 90 मजबूत हुआ, नहीं, यूं देख कि पहले $1 80 रुपए का आ रहा था, 80 रुपए लेके जा रहे थे और $1 लेके आ रहे थे, आज उस $1 खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 90, तो रुपए कम देने पड़ रहे हैं, ज्यादा देने पड़ रहे हैं, ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो सीधी बात है कमजोर हो गया। ये नहीं समझ में आया तो टमाटर ले, 80 रुपए के मैं टमाटर 1 किलो आ रहा था, 1 किलो टमाटर 80 रुपए मिल रहे थे, अगले दिन गया भैया 1 किलो टमाटर दे दो, 80 रुपए नहीं 10 रुपए और ज्यादा दो, तो टमाटर मात्रा तो वही है ना 1 किलो, लेकिन आज मेरे को 10 रुपए ज्यादा देना, तो मेरे उस रुपए की क्रय शक्ति तो कम हो रही जा रही है ना, तो क्रय शक्ति कमजोर हुई तो रुपया कमजोर हो रहा है। पहले 1 रुपए में 1 किलो घी आ जाता था, आज 1 किलो घी आता है 900 रुपए में, लेकिन वो 1 रुपया तो वही है ना, 1 रुपये में 100 पैसे पहले भी थे, आज भी 100 पैसे ही है, लेकिन ये दिनों दिन क्या हो गया, ये रुपये कमजोर होता गया, क्रय शक्ति कम होती जा रही है इस रुपये की, ऐसे। तो यहाँ अपन डॉलर के संदर्भ में देख रहे हैं, ऐसे समझ लो, वैसे इसमें मंथन करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा कि रुपये जब कमजोर होता है तो आयातकों को नुकसान होता है, क्यों, क्योंकि उनको अपने आयात का अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। बेटे ने फीस मांगी, रात को दे देता तो 80 रुपये निकलते, आज दे रहा हूं तो यार वो 90 रुपये निकलेंगे, क्यों, रुपए कमजोर हो गया, ठीक है। तो ये तो फीस 80 और 90 $1 थी, अब यही मान लो अगर ये फीस होती है $150, तो जोड़ लो, है कि नहीं, 1500 रुपये का नुकसान सीधा, ऐसे। तो ऐसे ही एक्सचेंज रेट ये मायने रखती है। तो ये चूंकि यहाँ ट्रांसफर की बात आई तो इसलिए एक बार थोड़ा सा उसका अपन ने रिविजन किया। का लिस्ट नहीं है, देखो ये है ना, स्टूडेंट क्या करता है, इस मजबूत और कमजोर को समझने की कोशिश नहीं करता है, और फिर वह आयात निर्यात तो जब समझोगे ना, जब पहले कमजोर और मजबूत तो समझ, 80 का 90 जो हुआ वो मजबूत नहीं हुआ है, वो कमजोर हो गया, ज्यादा देने पड़ रहे हैं पैसे खरीदने के लिए $1, समझ गए, ये है तीसरी चीज। तो मंथन करो बैठ के, निर्यात हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं PM किसान सम्मान निधि, है ना, किसान का सम्मान करना, देखो किसका, किसान का सम्मान, विश्व की सबसे बड़ी DBT परियोजना है, लागू कब से हुई, दिसंबर 2018 से। उद्देश्य किसान को आपको एक पूरक आय देना, भाई एक तो वो है, पूरक का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री जैसे अपन एग्जाम में मांगते हैं, मेन कॉपी भर के तो सप्लीमेंट्री दे दो, मेन एग्जाम में फेल हो गए तो सप्लीमेंट्री दे देते हैं, ठीक है, फिर सप्लीमेंट्री में फेल हो जाते हैं तो पहले होता था कप्लीमेंट्री, है नहीं, ऐसे। तो वो पूरक होता है, तो मेन आय तो उसकी वही आ रही है मंडी से, ये पूरक आय है, तो वार्षिक भुगतान राशि कितनी मिलेगी, 6000 रुपये मिलेगी, लेकिन 3 किस्तों में मिलेगी, कैसे, 2-2 हज़ार रुपये की 3, समझ गए। ऐसे चल के ये 2018 से चल रही आ रही थी चीज, आज हो गए 6 साल, 6 साल आगे ना अपन, तो 18वीं किस्त दे रहे हैं अपन, भाई हर साल में किस्त कितनी जा रही थी यार, 3 जा रही है ना 2-2 हज़ार की, तो 6 साल आगे आ गए अपन, 2018 से 6 या 18, है ना, ऐसे, है ना। देखो ये तिया वाला कॉन्सेप्ट याद रखो। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कोई पंचवर्षीय होता है, जैसे 7वीं पंचवर्षीय कब से शुरू हुई, तो आपके दिमाग में नहीं आता यार 7 सर ऐसे तो याद ही नहीं कहाँ से शुरू हुई, तो आपको एक मोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं। देखो इधर पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी 1950 से, है ना, और एक पंचवर्षीय योजना कितने साल की होती थी, 5 साल की होती थी, तो इसलिए तो उसको पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। अब मैंने बोला 7वीं का बताओ कब से चालू हुआ, तो अपने 7 पंजे 35 किया, इसके अंदर 35 जोड़ दिया, तो 1985 से चालू हो जाएगी। हाँ करो, कोई बात नहीं, मेरे तो हो रहा है रिकॉर्ड, है कोई बात नहीं, तो है ना। ऐसे ये 7th 5-year प्लान ऐसे अपन देख लें, हालांकि अब 12 5-year प्लान की बात तो अपन ये रोक दिया सिस्टम ही, है ना। अब तो अपन जैसे देखते हैं कि वो टोटल 25 साल वाली योजना चल रही, नीति आयोग वाली, ऐसे है, ठीक है। तो ये है, तो अपन ने क्या देखा कि अपन ने देखा कि 18वीं किस्त आ गई अपन, कहाँ से, 5 अक्टूबर 2024 से। 18वीं कैसे आ गई, 2018 से शुरू किया, 18 में अपन ने जोड़ा, 18 में 6 जोड़ते तो ही तो 18 आएगा, 18 + 6 2024 आ गया। अब इस 6 साल के अंदर किस्त कितनी निकल गई भाई, 2-2 हज़ार की 3 किस्तें थी ना, तो 6 के अंदर कितनी किस्त निकल गई है, 6 या 18 किस्त निकल गई, तो 18वीं किस्त है ये अपनी।
ऐसे। फिर अपन देखो 19वीं किस्त आएगी जनवरी 2025 में, तो फिर ये दर्पण में आएगी। देखो 3 दर्पणों के अंदर तो चलेगी ना एक साल के अंदर। ठीक, फिर आप देखते हैं अब तक 3.5 लाख करोड़ रुपए निकल चुके हैं और 11 करोड़ किसानों को इसका फायदा हो चुका है। अभी इंटर्नशिप देखी थी अपन ने, इंटर्नशिप का था अगले 5 साल में 7 करोड़ युवाओं को, और यहाँ 11 करोड़ किसानों को लाभ मिल चुका है। 3.5 लाख करोड़ रुपए निकल गए। अपात्र कौन से किसान इसके योग्य नहीं है, देखते हैं। संस्थागत भूमि धारक, मतलब जिसने अपनी भूमि किसी संस्था को दे रखी है, वहाँ स्कूल चल रहा है, पेट्रोल पंप चल रहा है आपकी जमीन पे, तो नहीं मिलेगा। सरकारी कर्मचारी और या पेंशन भोगी हो तो नहीं मिलेगा। कई सरकारी कर्मचारी क्या होते हैं, भाई मैं तो शाम को जाकर खेती करता हूँ, संडे वाले दिन खेती करता हूँ, नहीं मिलेगा। पेंशनर है, रिटायर हो गया और उसके बाद में खेती कर रहा हूँ, नहीं मिलेगा। पेशेवर है, जैसे डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, सीए, सर मैं जाता हूँ संडे को और खेत पे खेती करता हूँ, नहीं मिलेगा। संवैधानिक पद जैसे मंत्री और जैसे संवैधानिक पद अपन जैसे देखते हैं, राष्ट्रपति हो गए, मंत्री हो गए, अपने एमएलए एमपी, सब संवैधानिक पद है, इलेक्शन, यूपीएससी। फिर अकृषि प्रयोजन के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ जो खेती के लिए मिलेगा, है ना। जैसे आप कोई कृषि प्रयोजन कर रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, कुछ कर रहे हो उस पर, तो उसके लिए आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब वो किसान अपात्र हो जाएगा उसका, जो है किसी कार्य में लगा हुआ है ना। तो किसी कार्य पे अपन को मिलेंगे, किसी कार्य में जो लगा हुआ किसान है, और ये लोग किसान नहीं है, ठीक है। तो कितने, 6,000 रुपये सालाना, 2,000 रुपये की 3 किस्त। ओके, ये है। नेक्स्ट अपन देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अपने को पता होनी चाहिए अच्छे से। ग्लोबल हंगर, है ना, विश्व भूखमरी सूचकांक, भूख सूचकांक भी बोला हुआ है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। पहली बात तो आया कब, 15 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। अभी ये नीचे आएगा, निकालेगा कौन है सारा अपन देखेंगे। पहले अपन देखते हैं इसमें भारत की रैंकिंग क्या है। 2024 मतलब इस साल रैंकिंग है 105वीं, मतलब 105वीं रैंकिंग है टोटल 127 देशों में से, कि 127 में अपनी रैंकिंग है 105। सुधार तो हो रहा है, लेकिन ये सुधार क्या है, बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। सुधार तो क्यों हो रहा है, 2023 में अपन देखें तो 115वें नंबर पे थे अपन 125 देशों के अंदर, है ना। तो ये बस आप तो ये नंबर ही याद रखो, 105 और 115, मतलब 10 पायदान तो अपन सरक गए हैं, 10 पायदान तो अपन सरक गए हैं ऊपर की तरफ। लेकिन अभी भी बहुत दूर जाना है यार। 127, 125, तो ये देख लो आपने टोटल 100, यहाँ पे जैसे नंबर है 127 जैसे, अभी तो अपन यहाँ 105 पे, अभी भाई ज़्यादा भी नहीं तो प्रथम 50 में तो आओ जहाँ स्थिति सुधरे। ये सबसे नीचे वाला जो है ना, ये सबसे खराब है, और सबसे ऊपर जैसे जो है ये सबसे अच्छा है। बेलारूस देखेंगे अभी अपन, तो अभी तो बहुत लंबा सफर जाना है अपने को। अभी तो 10 कदम ही सरके थे, 115, यहाँ 115 था, 115 से 10 कदम ही सरके अभी तो अपन, अभी तो बहुत जाना है। तो इसलिए चिंताजनक क्या है, बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक स्थिति, क्रिटिकल स्टेज, आईसीयू, ठीक है। एक तो ये याद रखो। फिर क्या, भारत का स्कोर क्या 27.3 है, 1 से 100 के बीच में स्कोर आता है। जितना ज़्यादा स्कोर है उतना ज़्यादा वो भूखा देश है। तो जैसे भारत का 27.3 है, 105वें नंबर पे। पड़ोसी देश देखो, पहले तो यहाँ भारत देख लो अपना, अब पड़ोसी देश देख लो, श्रीलंका अपन से अच्छा है, छोटा सा देश है, ठीक है। नेपाल, है ना। श्रीलंका का ये देखो, तो श्रीलंका कभी भी देखो तो मैप बनाया करो इसका यूँ, ये है जाफना, कोलंबो इधर अपने चेन्नई की तरफ, ये सी है, चेन्नई की तरफ कोलंबो है, ठीक है। इधर अपन देखते हैं यहाँ ये हम्बनटोटा है, ये त्रिकोमाली है, त्रिकोमाली इधर अपने इंडोनेशिया की तरफ, ये इधर बीच में अनुराधापुर है, ठीक है ना। ये चारों लोकेशन देखा करो इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब याद कैसे रहेगा, देखो इधर शक्तिमान, इधर देखो ये है ना, ये सिदाई में ये कैट बनेगा, CAT कैट म्याऊ। तो सी से कोलंबो, ए से अनुराधापुर, टी से त्रिकोमाली, सिदाई में ऑलमोस्ट। और नीचे है, नीचे हैंग हो रहा है, नीचे एच से हैंग लटका हुआ है नीचे, क्या अपने हम्बनटोटा। ये हम्बनटोटा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीन की मदद से डेवलप किया हुआ है, चीन डेवलप कर रहा है इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत। और ये जाफना प्रायद्वीप ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जाफना ये गढ़ था किसका, LTT का, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम, ठीक है, LTT। और यहीं से फिर अपने भारत चालू हो जाता है। इधर ये रामेश्वरम है, और ये धनुषकोंडी आइलैंड है, इधर धनुषकोंडी रामेश्वरम के अंदर ये। और ये जो अपन देखते हैं ये गल्फ ऑफ, ये सॉरी वो पाक जल संधि है, पाल्क, PAL के बोलते हैं इसको, पाल्क, पाक नहीं, पाक जल संधि, ये ठीक है ये। और इधर ही वो प्रोजेक्ट बन रहा था अपने सेतु समुद्रम, सेतु समुद्रम, पाक खाड़ी है, अपने बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी बोलते हैं इसको, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, अपने सेतु समुद्रम परियोजना, जाफना प्रायद्वीप, धनुषकोंडी,
है ना, ये सब मैंने बताई, तो इनको ऐसे ध्यान रखो। श्रीलंका का जब भी आए तो चीज़ें बनाओ। 4 तो ये हैं, और मतलब 5 4 तो ये हो गए, 1 2 3 4 और एक जाफना 5। उसके अलग मैंने बताई 4 चीज़ें, गल्फ ऑफ मन्नार, सेतु समुद्रम और अपने धनुषकोडी, 3 चीज़ें बताई। 4 चौथा रामेश्वरम तमिलनाडु। ऐसे 2005 की बात है ये, सेतु समुद्रम, फिर रोक लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसे जितना रोक क्यों लगाई, जितना आप इस चैनल को बना के फायदा कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और सेतु समुद्रम क्यों, अभी जैसे मान लो इधर मुंबई से कलकत्ता जाना है तो श्रीलंका का चक्कर लगा के जाना होता है इधर हम्बनटोटा की तरफ से, फिर उधर सेतु समुद्रम बन जाएगा तो अपने तमिलनाडु से अपन कोलकाता निकल जाएंगे, बॉम्बे से कोलकाता ही सीधा। लेकिन नहीं, यहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा नहीं है इधर पाक जैसे, तो जहाज़ फंस जाएंगे नीचे ऐसे, तो जितना नुकसान हो रहा होता फायदा नहीं होएगा। ठीक है, ऐसे ही अपना ये पूरा है जो अपने श्रीलंका में पड़ा। तो श्रीलंका अपन देख रहे थे, यहाँ पे श्रीलंका है 56वें स्थान पे, नेपाल देखो अंक पलट दिए अपने, 56 का 65 हो गया। म्यांमार, बांग्लादेश देखो अपन चीची करते हो देश पे, लेकिन सारे भारत से अच्छे हैं। अपने पड़ोसी, खासतौर पर जितने भी पड़ोसी हैं ना, ये अपने याद कैसे रहेंगे, ये राइट हैंड साइड पे है कि यहाँ भावुक हो जाए पाकिस्तान अफगानिस्तान का नाम मत चिपका देना इस लिस्ट में, भारत से अच्छे हैं, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये कौन से, ये राइट हैंड वाले पड़ोसी हैं भारत के, राइट हैंड। ये लेफ्ट हैंड वाले, तो लेफ्ट हैंड हमेशा अपना, तो जिसका राइट हैंड मजबूत, राइट लेफ्ट हैंड कमजोर ही होता है, ज़्यादातर तो राइट हैंड ही होते हैं दुनिया में, तो राइट हैंड ही देख रहे हैं। तो राइट हैंड वाले जो है ना, ये मजबूत हैं अपन से। ठीक है, तो श्रीलंका भी देखो ना, श्रीलंका राइट हैंड में नहीं है क्या। ठीक है, बांग्लादेश राइट हैंड में, ऊपर अपन नेपाल देख रहे हैं राइट हैंड में, और फिर अपन क्या देख रहे हैं, ये अपना म्यांमार, ये राइट हैंड में। क्रम में देखोगे तो क्या है, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। भाई ऊपर जैसे अपना इंडिया है, नेपाल आ गया, बांग्लादेश आ गया, म्यांमार आ गया, श्रीलंका आ गया। तो ये राइट हैंड वाले जो हैं ये मजबूत हैं भारत से। तो 56 65 याद हो ही रहा है, फिर 74 84 दोनों याद हो रहे हैं ना। देखो भाई 56 आ रहा है, 56 को उल्टा कर दोगे 65 हो जाएगा। नेपाल का ये अपना 74 हो गया, और ये 84 हो गया। ये बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा अंक बांग्लादेश में ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, या बांग्लादेश हो गया 8। ऐसे सबसे नीचे 56, सबसे नीचे वाला 56 है, श्रीलंका नीचे। अब आ जाता है भारत, 105 नंबर पे है। और भारत के साथ कौन सा अफ्रीकी देश है जो कि सेम इंडेक्स पे है, कौन सा, युगांडा। क्या, युगांडा। ठीक है, ये कंपाला राजधानी, युगांडा कंपाला है ना। आप देखो एटलस में देखो युगांडा, देखो अफ्रीकी देश से तुलना हो रही है भारत की, ये बुकमरी का स्टैंडर्ड है, वहाँ युगांडा। सेंट्रल अफ्रीका के अंदर युगांडा, कीनिया, सोमालिया, विक्टोरिया झील के पास मिलेगा युगांडा। विक्टोरिया झील छूती है, तंजानिया, युगांडा, केनिया, ऐसे। ठीक है, इसकी लोकेशन देखना मैप में, और विक्टोरिया झील देखना, इसके आसपास विक्टोरिया झील को छूता है युगांडा। कंपाला राजधानी है, युगांडा कंपाला। ठीक है, तो युगांडा से देखो यू है ना, आपने मतलब यू याद रख लो, यू कि इंडिया की कितनी चीची हो रही है, यू। ठीक है, युगांडा। और आप देख लो पाकिस्तान अफगानिस्तान ये नीचे अपन से, और सबसे नीचे सोमालिया, सी पायरेट्स, सोमालिया देखो इधर अपने सोमालिया, डिजबुती सोमालिया, बिल्कुल जो हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका है वहाँ, इथोपिया के आगे सोमालिया। ठीक है, तो इथोपिया तो अपन ने पढ़ा था, पिया, मिस पिया याद है, हैरान मिस पिया, हैरान क्यों हो गया, ईंट नहीं है, तो ईंट ब्रिक्स के अंदर था वो, ऐसे याद रहते हैं देखो चीज़ें। अब देखो वहाँ बताओ, ब्रिक्स बोला कि 6 का ईंट, तो वो 6 आ रहा था, है ना, ब्रिक्स का गठन अपने 1954। ठीक है, फिर बोल रहे थे 6 गठन में आ रहा है, पूरा नहीं है साहब, 9 सदस्य हैं उसके, ऐसे याद हुई चीज़ें। ठीक है, फिर युगांडा से अपन अपने भारत की तुलना हो रही है युगांडा से। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत की तुलना किस या रैंक किस अफ्रीकी राज्य के समान है, तो कौन सा अफ्रीकी राज्य, युगांडा। समझ गए ये। फिर सर्वोच्च 5 स्तर देख लेते हैं अपन कौन कौन है। सबसे अच्छा स्तर किसका है, बेलारूस, 1 नंबर पे है बेलारूस। ये बेलारूस वही है जो सबसे लेटेस्ट सदस्य है किसका, संघाई सहयोग संगठन का, जुलाई 2024 में जुड़ा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, एससीओ का सदस्य है, जुलाई 2024 में ही लेटेस्ट ये जुड़ा है। और एससीओ में मैंने बताऊँ कि एससीओ मतलब संघाई से संघ याद आएगा, कितने नंबर का, 1 नंबर का, 2001 के अंदर स्थापना हुई। और कितने चाहिए, 10 सदस्य हैं इसमें, तो 10वां जो जुड़ा है वो कौन है, वो बेलारूस है, 10th सदस्य एससीओ का। ऐसे देखो चीज़ें लिंक होती। फिर बोस्निया हर्जोगोविना देख लो, छोटे छोटे देश हैं, ये बाल्कन देश है, ये है ऐसे। तो देखो खूब परेशान किया है अमेरिका ने इनको, लेकिन आज देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बिल्कुल टॉप कर रहे हैं। ये बहुत मतलब ये बिल्कुल सबसे अच्छी स्थिति में, ये टॉप 5
सबसे अच्छे। चिली अपने दक्षिण अमेरिका में, चीन अपन से अच्छा, देखो कोस्टा रिका छोटा सा देश, कोस्टा रिका, पनामा, बाल्कन देश अपन से अच्छे हैं सारे, ये देख लो आप। तो बहुत ही बड़ी 1% चीन भारत जैसी स्थिति में जारी करता है। ये जारी कौन करते हैं? तो वर्ल्ड हंगर, देखो वेल्थ हंगर लाइफ, ये तो जर्मनी की एनजीओ है, वेल्थ हंगर लाइफ। अब देखो वेल्थ पैसे को सब कुछ नहीं है, हंगर भुखमरी लाइफ। आयरलैंड का है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये दोनों मिलकर ये एनजीओ है, जर्मनी और आयरलैंड के। जीआई टैग देखते हैं, जर्मनी और आयरलैंड ये मिलकर जारी करते हैं। मानक क्या क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो चाइल्ड न्यूट्रिशन, पोषण, दूसरा होता है चाइल्ड वेस्टिंग, और तीसरा है चाइल्ड स्टनिंग, वेस्टिंग एंड स्टनिंग, और चौथा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब मरना, मृत्यु दर, है ना, CMR, 5 साल से की ये चीज़ है CMR। तो चाइल्ड न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टनिंग। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है? देखो एज एंड वेट का रेशियो होता है ना, और भी इसको अपन साइंटिफिक बोलें तो ये रेशियो होता है हाइट एंड वेट का, जिसको अपन BMI बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि वो बहुत मोटा है, तो मोटे की परिभाषा क्या है कि जिसका BMI इंडेक्स 25 से ज़्यादा होता है, 25 से ज़्यादा है ना, 25 से ज़्यादा होता है तो वो मोटा आदमी होता है। BMI क्या होता है? हाइट के अनुसार वजन, हाइट और वेट का जो रेशियो होता है उसको अपन BMI बोलते हैं। तो अगर आपका BMI 25 से ज़्यादा है तो आप मोटे हो। गूगल में देख लो, कैलकुलेट BMI, हाइट सेंटीमीटर्स में डालनी है, तो जो भी आपकी हाइट आपको याद है उसको 29 करो सेंटीमीटर में, और फिर अपना वजन बता दो तो आपका BMI निकल के आ जाएगा। 25 से ज़्यादा तो आप मोटे हो। ठीक है, 25 से कम है तो 23 तक तो सेफ है, 23 से कम कुपोषण है, और 25 से ज़्यादा तो मोटा है। तो वेस्टिंग है, जैसे इसको एज मत करो, इसको हाइट कर दो, हाइट एंड वेट का रेशियो। ठीक है, स्टनिंग क्या है? ये एज के अनुसार हाइट, जिसको अपन बोलते हैं बोना, कि भाई 6 साल के अंदर इतना बड़ा तो ऊंचा तो हो ही जाना चाहिए था, इतना लंबा, उतना लंबा नहीं होता तो उसको अपन बोलते हैं स्टनिंग, बोना, है ना। तो वेस्टिंग का मतलब क्या हो गया कि वजन ज़्यादा नहीं बढ़ा उसका। ठीक है, और W से वेस्ट और W से वजन। स्टनिंग मतलब छोटा रह गया, बोना। मोटिलिटी मृत्यु हो गई, न्यूट्रिशन पोषण हो गया। तो पोषण पे डिपेंड होती हैं तीनों चीज़ें, वेस्टिंग, स्टनिंग एंड मोटिलिटी। समझ गए? तो ये अपने ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, बहुत ही ज़्यादा इसमें अपन को ध्यान में रखनी चीज़ें। 105 भारत की याद रखनी है, 10 पायदान सर का है। ठीक है ना, और सबसे अच्छी स्थिति है वो है बेलारूस की। इसको निकालता कौन है? जर्मनी और आयरलैंड की। जर्मनी की संस्था तो कौन है? वेल्थ हंगर लाइफ, और अपने वर्ल्ड कंसर्न आयरलैंड की, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। और 4 इसके पैमाने हैं क्या? एक तो न्यूट्रिशन, एक है वेस्टिंग, एक है स्टनिंग, और एक अपने मोर्टेलिटी। खत्म। फिर एक लास्ट में अपन जैसे देखते हैं क्या IMF और वर्ल्ड बैंक ये 2 रिपोर्ट्स निकालते हैं, है ना, रिपोर्ट्स। तो उस रिपोर्ट्स में जैसे क्या होता है वो देख लो। IMF की जो रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम में कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है? ये IMF है। और वर्ल्ड बैंक की क्या? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक निकालता है। डेवलपमेंट शब्द जो है ये वर्ल्ड बैंक वाली में आता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। और वर्ल्ड अपने इकोनॉमिक आउटलुक कौन? IMF। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IMF वाली, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ब्रिटेन वुड्स संस्थान बोलते हैं इनको, ब्रिटेन वुड्स, है ना, और दोनों के हेडक्वार्टर अपने अमेरिका में, वाशिंगटन। ब्रिटेन वुड्स नाम की जगह पे सम्मेलन हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 45 में, उसमें ये इंस्टीट्यूशन निकल के आए थे, IMF, वर्ल्ड बैंक। तो इनको बोलते हैं इनको ब्रिटेन वुड्स संस्थान, ब्रिटेन वुड्स। तो ये था। फिर आगे क्या आता है? आगे अपने नोबेल पुरस्कार हैं, उनको अपन देख लेंगे एक बार। इसकी यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके देखो, ये तो ये है, ये बेसिक जानकारी नोबेल पुरस्कार की। तो आज अपन ने ये इकोनॉमिक के अंदर देखा, एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। कहाँ से आए थे अपन? यहाँ से थे भाई, आयात निर्यात, ये सॉरी, ये तो अपन ने एग्जिम मॉनेटरी पॉलिसी वाला तो कल देख लिया था। RBI जारी करता है 7 नीतियाँ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देख लिया अपन 2016 6 नवंबर। MSP आज अपन ने देखा कि जारी कौन करता है, उधर देखा था अपन ने, मतलब घोषणा कौन करता है? CCA, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। गणना और किसकी सिफारिश पे होती है? CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग। और टोटल कितनी क्रॉप्स का है? टोटल 22 क्रॉप्स का होता है। एक गन्ना FRP, 6 क्रॉप्स होती हैं अपने रबी की, और 14 क्रॉप्स होती है खरीफ की। ठीक है, और 14 और 6 अपने 20 हो गई, 2 अपने कॉमर्शियल है, 1 जूट है। ठीक है, 20 और 22 और 1 23 FRP। लेकिन MSP कितने का घोषित होता है? MSP घोषित होता है 22 का। ठीक है, ये गैर बासमती के निर्यात से रोक हटी, देखा ही था। उसना चावल पका हुआ, ब्रिटेन ने बिजली उत्पादन बंद किया कोयले से। महारत्न में हाल ही में जुड़ी है, वो कौन सी? हाल है। टोटल महारत्न कंपनियां 14 हैं,
कैसे याद रहेंगी? 4 भेल, गेल, सेल और हाल ही में जोड़ी हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। फिर 5 है अपने पेट्रोलियम से रिलेटेड, 3 मार्केटिंग बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, 1 खरीदने वाली ऑयल इंडिया लिमिटेड और 1 निकाल ड्रिल करने वाली ओएनजीसी। 5 है अपने बिजली से रिलेटेड एनटीपीसी बनाएगी, एनटीपीसी, कोल इंडिया, फिर जो आगे ट्रांसपोर्ट पीजीसीआईएल, फिर पीएफसी और आरईसीएल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। नवरत्न का शर्त क्या है? महारत्न का शर्त क्या है? नवरत्न होना चाहिए, पिछले 3 साल के अंदर 25,000 का तो कारोबार हो और 5,000 करोड़ का अपने लाभ हो। इंटर्नशिप योजना में मिलेंगे 6,000 रुपये, 6,000 रुपये एक मुश्त, 5,000 रुपये, 4500 रुपये डीबीटी और 500 रुपये सीएसआर के तहत। फॉर्ब्स सूची अमेरिका से निकलती है और ट्वाइस क्वार्टरली, साल में 8 बार आती है। और मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, सावित्री जिंदल। अडानी से अध्ययन है, अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल। निर्यात में अपन वस्तुओं में तो अपन घाटे में, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, लेकिन सेवाओं में अपनी फेवरेबल है। करंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ ट्रेड में जब इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस जोड़ देते हैं तो वो चालू खाता घाटा बन जाता है। पीएम किसान निधि में एक मुश्त का कॉन्सेप्ट नहीं है, साल में मिलते हैं 6,000 रुपये, लेकिन 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में। अभी 18वीं किस्त रिलीज हुई। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, 105वें स्थान पे अपन, और 105 स्थान पे हैं और 127 देशों में से, ठीक है। और सबसे चिंता बात तो ये हमारे पड़ोसी, खासतौर अब राइट हैंड वाले, आप यूँ मत लिखना कि राइट हैंड वाले पड़ोसी, यूँ लिखना जैसे पड़ोसी जैसे नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये भारत से अच्छी स्थिति में। श्रीलंका 56वें नंबर पे है, अपने बांग्लादेश 86वें नंबर पे है ना, ऐसे ये देखिए अपन ने भाई, बांग्लादेश 84, बांग्लादेश 84, म्यांमार 74, नेपाल 65, श्रीलंका 56, ऐसे। पाकिस्तान अफगान खुश हो सकते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान पर नीचे, लेकिन इनसे थोड़ी तुलना होगी भारत की पाकिस्तान अफगानिस्तान से, ऐसे, ठीक है। श्रीलंका देखो सबसे 56, नेपाल 65, भाई सबसे नीचे 56 है, सबसे ऊपर 65 है, अंक उल्टे हो रहे हैं और दिशा भी उल्टी हो रही, सबसे ऊपर सबसे नीचे 56, सबसे ऊपर 65। फिर बांग्लादेश सबसे ज़्यादा 84 और म्यांमार उससे 10 कम 74। सर्वोच्च स्थान पे बेलारूस जो 10वां सदस्य है एससीओ का, और एससीओ की अभी मीट हुई थी लेटेस्ट के अंदर। तो एससीओ की मीट कहाँ हुई थी गगन? एससीओ का सम्मेलन बताओ। फिर ब्रिक्स का कहाँ हुआ था? चलो, फिर अपन ने देखा कि इसके 2 जारी कहाँ से होती है? जनवरी, आयरलैंड, जर्मनी की एनजीओ है अपने वेल्थ हंगर लाइफ, और आयरलैंड की ग्लोबल कंसर्न वर्ल्ड वाइड। मानक है 4: चाइल्ड मोर्टिलिटी, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टनिंग और चाइल्ड मोर्टिलिटी, मतलब चाइल्ड न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टनिंग और चाइल्ड मोर्टिलिटी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है आईएमएफ, और वर्ल्ड डेवलपमेंट जारी करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड बैंक। ये है। फिर इस बार जो नोबेल पुरस्कार मिले, इससे अपन नेक्स्ट में देखते हैं। रिवीजन करते रहो, जो क्वेश्चंस की मैं इसने भेजूँ उन क्वेश्चनों करो, कमेंट करने के लिए बोलो तो कमेंट करके डालो। ओके।